अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं पाक अफगान रिलेशन को। और उस पाक अफगान रिलेशंस को समझने से पहले हमें हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ड्यूरेंट लाइन क्यों बनाई गई, कैसे बनी और उसका क्या इम्पैक्ट आता है आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। इसी तरह हमें किंग जाहिर शाह, किंग नादिर शाह, किंग जनरल मोहम्मद दाऊद और इन लोगों का आइडिया होना चाहिए। इस सब के लिए हमें ये डिटेल्ड एक पूरा लेक्चर है, ये दो ऑलमोस्ट लेक्चर का कॉम्बिनेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। सो मेक श्योर दैट आप लोगों को जो चीज़ रिपीटेड नज़र आए उसको स्किप कर दीजिएगा, मूव कर दीजिएगा आगे की तरफ और बाकी कंप्लीट इसको कवर अप करें ताकि ये जितना कोर्स है आप लोगों को एक ही रो में मिल सके। थैंक यू। चलो भाई, अब हम जरा आगे मूव करते हैं और इसमें नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जरा समझते जाए। ये देखो, अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है, ये बना कब है, ये 1919 में आपके बनता है, ये याद रखो। अच्छा, उसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट एस्टिमेटेड 40 मिलियन के नियर अबाउट है। उनमें अगेन रिसेंट टाइम्स में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनमें पश्तून कितने हैं, ताजिक्स कितने हैं, हजारावाल कितने हैं, ये उस वक्त ये सब का पता होना चाहिए। ये मैंने लिख दिया आप लोगों के सामने। 38% पश्तून हैं, ताजिक, उज़्बेक, तुर्कम्स, हजारावाल, ये जितने भी हैं ये मैंने परसेंटेज के हिसाब से लिखते हैं। इतने लोग ये इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। अफगानिस्तान में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हैं और उन कॉन्फ्लिक्ट्स में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सी कम्युनिटी का साइज कितना बड़ा है, कितने परसेंट पॉपुलेशन पर बेस कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू शुड हैव आइडिया अबाउट इट। और उसी के साथ साथ याद रखना कि वहां शिया सुन्नी का जो एक कॉकमायर है, एक प्रॉब्लम है, उसमें आप लोगों को एनालाइज होना चाहिए कि कितने परसेंट शिया हैं, कितने परसेंट सुन्नी हैं। ऑल ऑफ यू शुड नो अबाउट इट कि वन बाय वन 84% सुन्नी है, 15% शिया कम्युनिटी है और इसके टोटल नंबर ऑफ प्रोविंसेस 34 हैं। यहां तक किसी को कोई चीज प्रॉब्लम कर रही है, जल्दी से पूछो भाई, एनीथिंग क्लियर है? ओके, डन 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 डन। अच्छा, अब जरा हम आगे चलते हैं। अब आती है नई गेम जहां से हमारी हिस्ट्री और हमारे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। ड्यूरेंट लाइन। पहले ड्यूरेंट लाइन समझ लो, ड्यूरेंट लाइन है क्या। ये जरा मैप पर आओ। मैप पर आओ। पाकिस्तान, मैप आप लोगों के सामने नजर आ रहा है? क्विकली मुझे बताओ। मैप आप लोगों के सामने नजर आ रहा है? ओके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान कि इस बॉर्डर को, जिसके ऊपर मैं निशान लगा रहा हूं, इस बॉर्डर को कहा जाता है ड्यूरेंट लाइन। और इस ड्यूरेंट लाइन, इसको क्यों कहते हैं ड्यूरेंट लाइन, इसके ऊपर हमारी न्यू डिबेट है। सन 1893 में सर मार्टिन ड्यूरेंट और अब्दुल रहमान खान, ये दो बंदे थे। ये जरा पहले समझ लो कि ड्यूरेंट लाइन क्या है और क्यों इसको कहा जाता है। सन 1893 में ना एक एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट में सर मार्टिन ड्यूरेंट, जो कि इंपीरियल सिविल सर्विसेज, जैसे हम सीएसएस कहते हैं ना आजकल की सीएसएस, ये सीएसएस किसकी ब्रांच है? ये बेसिकली ब्रांच है इंपीरियल सिविल सर्विसेज की, जो कि ब्रिटिश जब यहां थे ना पाकिस्तान इंडिया पर, उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसको हम इंपीरियल सिविल सर्विसेज कहते थे। उसका अब नाम है, इंडिया वालों ने रखा हुआ है, इंडियन सिविल सर्विसेज। और उसी की नई ब्रांच हमने निकाली, उसको हमने कहा सीएसएस। ठीक है, सिविल सुपीरियर सर्विसेज। ठीक है, तो इसी एग्जाम को क्वालिफाइड किया हुआ एक ऑफिसर था, उसका नाम था जॉर्ज मार्टिन ड्यूरेंट, उसका नाम था। ठीक है, वो बंदा किसके पास गया? अफगान
अमीर थे या अफगान एम्पायर थी, उनके पास गए और उनके साथ जाकर एग्रीमेंट किया। अच्छा, अब इस एग्रीमेंट को करने में, एग्रीमेंट जिस दिन किया वो था 1893। इस एग्रीमेंट से पहले ऐसा क्या हुआ कि ये एग्रीमेंट करना पड़ा? एनीवन नोस कि ये एग्रीमेंट क्यों किया गया? आप में से कितने लोग जानते हैं ड्यूरेंट लाइन का? एनीवन? नो, दे डिड नॉट एक्सेप्ट ब्रिटिश रूल। ओके, और एनीवन? एनी अदर वन? They revolted against them repeatedly. Okay. Or चलो, लेट्स मूव टू दैट पॉइंट। आप इसको जरा गौर से समझ लें। वो ये है कि जनाब, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये हुआ था, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट समझो। हिस्ट्री बताती है, ये जरा पहले नोट कर लो अगर करना भी है तो, मॉर्टिमर ड्यूरेंट अब्दुल रहमान खान। अच्छा, हिस्ट्री बताती है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, जिस पर हम लोग बैठे हुए हैं, इस कॉन्टिनेंट के इस हिस्से पर तो कौन राज कर रहा था? ब्रिटिशर्स। अच्छा, ब्रिटिश एट द टाइम ऑफ 18th सेंचुरी, ये इससे पहले देखो, क्योंकि 1607 से ऑनवर्ड वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम आना स्टार्ट हुआ था, और 1670 तक देवर इन अ वेरी गुड पोजीशन एट ऑल, जो कि ब्रिटिशर्स की स्ट्रॉन्ग पोजीशन में से एक पोजीशन थी। पहले एक चीज समझो। अच्छा, अब उसके साथ, ओके, अच्छा अब जरा उसके साथ समझो कि ब्रिटिशर्स, क्योंकि दुनिया की उस टाइम 18 सेंचुरी, सॉरी इससे पहले जाओ, 16, 17, 18 और 19 सेंचुरी, इन इस इरा में अगर आप उठाकर देखो ना, दुनिया की दी मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स में से एक एम्पायर थी ब्रिटिश एम्पायर। अच्छा, जहां जहां इसके एरिया से ना इसको टक्कर देते थे बाकी एम्पायर्स, उनमें रशियन एम्पायर भी थी, उनमें रोमन एम्पायर भी थी, बेंजंटाइन एम्पायर भी थी, उनमें पर्शियन एम्पायर भी थी, जो कि पर्शिया आपको ईरान की फॉर्मेट में नजर आता है। ये एम्पायर्स भी थी, बट इनसे ज्यादा पावरफुल एक ही एम्पायर थी, दैट वाज ब्रिटिश एम्पायर। और ब्रिटिश एम्पायर का क्या करती थी? वो एक्सपेंशन करती थी। एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ कि वो दूसरी जगहों पर जाकर कब्जा करती थी, जैसा कि आपने देखा कि इंडिया पर उन्होंने आकर कब्जा किया, जैसे कि अमेरिका पर, अमेरिका वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी, इसी तरह श्रीलंका देख लो, इसी तरह इवन दो चाइना के ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। इन सब एरियाज पर जो एक्सपेंशन की हुई थी ना, दैट वाज मेड बाय द ब्रिटिशर्स। अच्छा, अब इन ब्रिटिशर्स को टक्कर या टेंशन होती थी बाकी रेस्ट ऑफ द एम्पायर से। 1839 से ऑनवर्ड अगर देखो, जिस तरह इन्होंने आकर जंगे प्लासी 1757 में जाकर जो लॉर्ड क्रेव और सिराजुद्दौला ने जब हमला किया था ना आपकी कोलकाता पर, जहां से असल गेम स्टार्ट हुई थी, जहां से इन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वहां से ऑनवर्ड इन्होंने, एक तो ब्रिटिश एम्पायर ने हमारा इस एरिया को कैप्चर किया, इंडिया, बट इसके साथ साथ इन्होंने एक्सपेंशन भी की। और वो एक्सपेंशन इन्होंने 1839 से ऑनवर्ड 42 तक आप देखो, तो इन्होंने अफगान एम्पायर को भी कैप्चर करने की कोशिश की। देयर फॉर इन दैट इरा, अफगानियों की जरा एक लॉजिक समझ लो। वो क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कोई अटैक करते हैं ना उनपे, वो कहते हैं ठीक है जी, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ जी, अटैक करना आ जाओ। वो अपनी गारों में, अपनी जगहों पे घुस जाते। जब कोई कंट्री एक्सटर्नल पावर आकर बैठ जाती है ना, अब उसको कहते हैं कि पुत्र निकल के दिखा। जैसा कि अमेरिका को स्टार्टिंग में कहा जनाब साहब आ जाओ, 2001 में बड़ी खुशी से इन्होंने कहा कि हमने पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया। और 2018 से ऑनवर्ड देखो, जब ये निकल रहे थे, एक एक बंदा किस तरह निकाला गया या किस तरीके से निकाला गया। सो इसको इन अदर वर्ड्स हम अफगानिस्तान को
क्यों कहते हैं कि सुपर पावर्स की ये ग्रेव यार्ड है, कब्रिस्तान क्यों कहते हैं? बिकॉज द वेरी फर्स्ट उस टाइम जो सुपर पावर थी वो थी ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर आई, उसके बाद से ऑनवर्ड। अच्छा, ये मैं किस बुक का रेफरेंस दे रहा हूं? ये मैं आप लोगों को बुक का रेफरेंस दे रहा हूं, व्हाई नेशंस फेल में ये बातें लिखी हैं, जॉन ए रॉबिन्सन ने। वो कहते हैं कि जनाब जब ये ब्रिटिश एम्पायर के लोग वहां जाकर उन्होंने कैप्चर किया, उस कैप्चर करने के बाद वो जैसे ही अफगानिस्तान में उन्होंने स्टेबलाइज होने की कोशिश की। अब होता ये था कि लोगों को मूवमेंट तो करनी पड़ती थी, ब्रिटिशर्स को मूवमेंट तो करनी पड़ती थी। जब वो मूवमेंट के लिए निकलते थे ना, वो पीसेस में मींस एक स्पेसिफाइड ग्रुप की फॉर्मेट में निकलते थे, और जब वो ग्रुप निकलता था तो वो उन्हीं को किल करते थे। उस ग्रुप को किल कर दिया, थोड़ी देर बाद कुछ किसी और जगह पर ग्रुप क्रिएट हो गया। अब करते कराते ब्रिटिश एम्पायर का इतना नुकसान होना स्टार्ट हुआ कि अल्टीमेटली आखिरकार ब्रिटिश एम्पायर ने कहा भाई हम यहां से जाते हैं, हमें इजाजत दें, हम आपकी इजाजत से जाते हैं। ठीक है, उधर के लोगों की इजाजत ली गई और फिर वो वहां से मूव करके वापस इंडिया आ गए। एक तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हमारा ये हम ये इस एरिया को कैप्चर नहीं कर सकते। प्लस अब यहां एक और कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि बफर स्टेट। बफर स्टेट वो होती है जो ना दो सुपर पावर्स के दरमियान होती है। अब जरा एनालाइज करो कि एक सुपर पावर थी उस टाइम आपके सामने, ब्रिटिश ब्रिटिश एम्पायर जो कि इंडिया में आई बैठे, ये जो हाँ जहां पाकिस्तान और इंडिया है। दूसरी सुपर पावर थी इंपेरियल रशिया, ये रशियन एम्पायर। इन दो सुपर पावर्स के दरमियान वाली जो कंट्री होते हैं ना, ये जो कंट्री है, मैं इसको रेड कलर में कर देता हूं, ये जो कंट्री है दैट इज अफगानिस्तान। और इस अफगानिस्तान की कंट्री को इसी वजह से बफर स्टेट भी कहते थे एट दैट टाइम। और इवन दो आज भी अगर हम एनालाइज करें तो इंडिया इज आल्सो बिकमिंग अ सुपर पावर और समहाउ, और पाकिस्तान के साथ हम लिंक ऑन। तो इन अदर वर्ड्स हम अगर देखें तो उस टाइम रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के दरमियान जो स्टेट बचती थी दैट वाज अफगानिस्तान, और इस अफगानिस्तान को कहा जाता था बफर स्टेट। बफर स्टेट वो स्टेट जो दो सुपर पावर्स को सेपरेट करे। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस इनके साथ एग्रीमेंट का क्या था? अब ये जरा ये समझो। द पर्पस वॉज वेरी सिंपल। जॉर्ज ड्यूरेंट, मार्टिन ड्यूरेंट को या अब्दुल रहमान खान, इन दोनों का पर्पस ये था कि जो एग्रीमेंट किया गया उनका पर्पस ये था कि जनाब ना हम आप लोगों को डिस्टर्ब करेंगे और ना ही आप लोग हमें डिस्टर्ब करेंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर कोई एक्सटर्नल रशियन एम्पायर आपकी तरफ मूव करेगी तो आप लोग भी कोलेशन में हमारे साथ भी आओगे, और अगर हमारी तरफ से एक्सपेंशन हुई और उधर से रशिया को जरूरत पड़ी तो आप लोग हमें भी सेफ हैंड दोगे। एंड दैट वाज अ वेरी फर्स्ट एग्रीमेंट साइन बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर एंड द अफगान अमीर जिसका नाम था अब्दुल रहमान खान। एग्रीमेंट साइन हो गया। अच्छा, उस एग्रीमेंट साइन होने में अफगान अमीर साहब की भी ये कुछ अल्फाज थे कि जनाब आपका जो एरिया है, कुछ पश्तून बेल्ट जो पाकिस्तान जो आजकल आपकी केपीके और बलूचिस्तान का कुछ एरिया है, दैट इज आल्सो पश्तून बेल्ट। अच्छा, उस एरिया पर ब्रिटिश ब्रिटिश की कंट्रोलिंग थी अकॉर्डिंग टू उनकी कि भाई ये एरियाज एज इट इज आपके पास है, हमारे पास है, बफर जोन के तौर पे हमने इस एरिया के अंदर ना आप एक्टिविटी करेंगे ना हमारी तरफ से कोई एक्टिविटी हो, बस सुकून से आप दोनों रहे हम दोनों रहेंगे और एज इट इज चलेगा। ये एग्रीमेंट तय हो गया। वो एग्रीमेंट 1905 में जाकर रिवाइज हो, हर 5-7 साल बाद जाकर रिविजन होता था, फिर इसी तरह 1911 में रिवाइज हुआ। अब ट्विस्ट आता है 1947। 1947 में जब पाकिस्तान इंडिया डिवाइड हुए, अभी डिवाइड होने जा रहे थे, उस टाइम में द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट कह लो या मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्न आउट आता, वो टर्न आउट ये आता है कि 1947 में जब ये डिवीजन हुई ना पाकिस्तान और इंडिया की, अब पाकिस्तान का जो हिस्सा वेस्ट वेस्ट पाकिस्तान जो था वो तो सारा ड्यूरेंट लाइन के साथ लग रहा है। ये देखो ना, आप लोगों को ये दिखा रहा ये वाला देखो ना, ये जो पाकिस्तान है, मैप शो हो रहा है आप लोगों को, ये देखिएगा, ये जो पाकिस्तान है
ये सारा पाकिस्तान है ना, इसका ये जो हिस्सा है ये सारा का सारा अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट हो रहा है। इंडिया का तो इस साइड से तो कोई बॉर्डर ही नहीं लगता, ये सारा तो हमारी साइड पर बॉर्डर है, हमारा हिस्सा तो अफगानिस्तान के साथ टच हो रहा है। अब चूंकि अफगानिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री टच हो रही है, अब हमारा जरा दुश्मन देखो जो कि किस फॉर्मेट में था एट दैट टाइम, इन द फॉर्म ऑफ इंडिया। 1947 में 14 अगस्त को हम बन रहे हैं, 15 अगस्त को इंडिया बन रहा है। जब ये पता चल गया, फाइनलाइज हो गया कि ये वाला हिस्सा पाकिस्तान के पास जाएगा, वो वाला हिस्सा इंडिया के पास जाएगा, एट दैट टाइम गांधी जी उठते हैं और गांधी जी जुलाई में काबुल का विजिट करते हैं। हम बन रहे हैं अगस्त में, जून जुलाई फिर अगस्त आता है ना, जुलाई में पहले पहले गांधी जाता है आपके अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में जाकर किंग जाहिर शाह उस टाइम का लीडर होता है, जो कि 1933 से ऑनवर्ड आ रहा है। ये होता है किंग जाहिर शाह, किसकी औलाद में से होता है? किंग नादिर शाह की औलाद में से होता है। बस ये दो नाम याद रखो, काफी है, किंग नादिर शाह और फिर किंग जाहिर शाह। उस टाइम जो लीडर होता है दैट वाज किंग जाहिर शाह। ये जाकर किंग जाहिर शाह से मिलता है और किंग जाहिर शाह को कहता है कि जनाब, आपकी जो एग्रीमेंट हुआ था 1893 में, वो एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिशर से। अब ब्रिटिशर्स तो यहां से जा रहे हैं, तो अगर ब्रिटिशर यहां से जा रहे हैं तो आप अपने हिस्से वापस लो, आप क्यों हिस्से छोड़ रहे हो? एंड दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट। यही हुआ कि किंग जाहिर शाह ने खत लिखा ब्रिटिशर्स को कि जनाब, आप लोगों के साथ एग्रीमेंट से, अब आप लोग यहां से तो मूव कर रहे हो, देन फॉर व्हाट, हमें 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 हमारे एरियाज वापस करो। जो कि आज आप देखो ना, केपीके की फॉर्मेट में है, या इससे पहले इसका नाम था एनडब्ल्यूएफपी, ठीक है, जिसको फाटा का एरिया भी सेपरेट कर लो और ये नीचे अपर बलूचिस्तान वाली साइड भी। जब उन्होंने ये डिमांड की ब्रिटिशर्स से, अब ब्रिटिशर यहां से डिवीजन में थे और उधर से उसकी डिमांड भी स्टार्ट होगी। एट दैट टाइम उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। उन्होंने कहा नहीं जी, हम जो एरिया से एज इट इज हमारे पास रहेंगे और वो जिसके हिस्से में आएंगे आएंगे। यही हुआ कि 1947 में 14 अगस्त को इन्होंने एज इट इज देकर चले गए, पाकिस्तान के हिस्से में आ गया और ये लोग चले गए। अब इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? इंटरनेशनल लॉ कहते हैं कि जो आपकी टेरिटरी डिफाइंड है और जो कि ऑलरेडी चलती आ रही है, वो आपकी हिस्सा ही रहेगा इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। इट मींस पाकिस्तान वाज राइट इन दैट पोजीशन। बट इसका इंपैक्ट क्या हुआ? 30 सितंबर, या इससे पहले सितंबर के महीने में, जब यूएन के अंदर पाकिस्तान को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कंसीडर किया गया, कुछ कंट्रीज ने डिफेक्टो और कुछ ने डिजोर का स्टेटस देना स्टार्ट किया। एट दैट टाइम वेरी फर्स्ट जिस कंट्री ने हमें कंट्री तस्लीम करने से ही रिजेक्ट किया, दैट वाज अफगानिस्तान। अब यहां से थोड़ा सा खुद एनालाइज करें, उसने क्यों रिजेक्ट किया? उसकी रिजेक्शन की एक ही रीजन थी, उसने कहा भाई मेरे एरियाज वापस करो, हम मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। और इसका जरा ब्रॉडर एस्पेक्ट देखो, ये इंपैक्ट देखो क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट। हमें ये पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट देखो, द वेरी फॉरमोस्ट प्रोस्पेक्ट। ये जो मैं बातें बता रहा हूं ना, ये कौन सी बातें, ये मेरी बातों पर यकीन ना करो, यू हैव टू सर्च ऑन इट। कोई इस तरह यकीन करके या कहानी समझ के याद नहीं करना, आप लोगों ने ये बातें सर्च करनी है एंड वेरीफाइड कि ये बातें सही भी हैं या अपनी तरफ से गप्पे तो नहीं लग रही। यू हैव टू वेरीफाइड। ये बातें हैं आपकी पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी बाय अब्दुल सत्तार, उनकी बुक से हैं, प्लस बहुत सारी बुक्स का डाटा मिक्स है, लेकिन यहां से ज्यादातर वहां से भी डाटा कलेक्ट किया गया। अच्छा, अब जब ये सितंबर में रिजेक्शन हुई, आप जरा अब पाकिस्तान का एंगल देखो। पाकिस्तान एक वो कंट्री जिसका नारा ही ये था कि हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बने जा रहे हैं। अब एक साइड पर हम कह रहे हैं कि इस्लाम के नाम पे बने जा रहे हैं, दूसरी साइड पर हमारा इस्लामिक कंट्री ही हमें एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहा है। दूसरी बात देखो कि एक वो कंट्री जो कि आपका नेबर है, अगर वही आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो मुझे आप खुद बताओ, अफ्रीकन कंट्रीज आपको एक्सेप्ट करेंगे? नाइजीरिया वाले एक्सेप्ट करेंगे? या सर्बिया वाले एक्सेप्ट करेंगे? ये कहीं और से एक्सेप्टेंस होगी? नेवर। ऑटोमेटिकली डाउट तो क्रिएट होगा ना
एंड दैट डाउट वाज क्रिएटेड व्हिच वाज बिगन बाय द अफगानिस्तान। और जब ये बात स्टार्ट हुई, ये बात यूएन के अंदर डिस्कस हुई कि जनाब अफगानिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है एक्सेप्ट करने से। एट दैट टाइम जफरुल्लाह खान वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसने अप्रोच किया अफगानिस्तान के मिनिस्टर से कि भाई ये मसले को हम बैठ के डिस्कस करें, मसले को हल करना है। अब ये तो नहीं है कि आप ना एक्सेप्ट करें और चलेगा तो सही मुल्क, बट एक बुरा इमेज आता है ना डिफेक्ट डी होता है। एट दैट टाइम कंक्लूजन ये हुई कि 1948 के अंदर जाकर 1947 1948 के अंदर यही जाकर कंक्लूजन हुई। बस लास्ट के 5 मिनट्स हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। कंक्लूजन ये हुई कि इन दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स ने बैठकर डिस्कस ये हुआ और कंक्लूजन पर अफगानिस्तान इस बात पर आया कि ठीक है जी, कोई मसला नहीं, आप इस एरियाज को रखें, अपने कंट्रोल में ही रखें, चाहे आपके पास है हमारे पास है, ठीक है जी, एक्सेप्टेबल है, बट मेक श्योर दैट कि इन एरियाज को एटलीस्ट हमारा नाम लाजमी दे, ताकि हमारी आइडेंटिटी आइडियोलॉजी तो रहे ना इन एरियाज में। एंड दैट कमिटमेंट वाज डन बाय द पाकिस्तान। और वो कमिटमेंट फुलफिल कब होती है? जी जी, कल भी फ्री लेक्चर सकते हैं। अच्छा, वो कमिटमेंट फुलफिल कब होती है? वो कमिटमेंट फुलफिल होती है आपकी 2010 में। 2010 में जब 18th अमेंडमेंट पास होती है और उस 18th अमेंडमेंट के अंदर क्लियरली लिखा जाता है कि NWFP का नाम शिफ्ट करके हम लोग रख रहे हैं KPK, खैबर पख्तूनख्वा। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटमेंट वाज डन बाय दैट टाइम। और वो कमिटमेंट फुलफिल करने का पर्पस भी यही था ताकि उनको भी रिलैक्स किया जा सके। ऑल्दो उससे हजारा कम्युनिटी के कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए और बाकी बहुत सारा कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ गए, बट उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट इस चीज का क्लियरफाई होना चाहिए कि ये इस सिनेरियो में क्या चला, क्या हुआ और कहां तक हुआ। बस हम यहां तक आज आकर बात रोकेंगे, बाकी हम डिटेल कल डिस्कस करेंगे। हमयूं, रिजवान एंड अदर्स, रेस्ट ऑफ द सबीन, अली, बाकी लोगों ने, ठीक है। सो चलें हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, अब इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि ये तो ड्यूरेंट लाइन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया था। और हमने एक और चीज बताई थी कल भी। कल हमने बताया था कि देखो बफर स्टेट क्या कहते हैं। बफर स्टेट उस स्टेट को कहते हैं जो किसी भी दो सुपर पावर्स के दरमियान हो। एक ये सुपर पावर थी, ये हम कब की बातें कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं 18 सेंचुरी की। ये हम बातें कर रहे हैं जब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ हुक्मरान थी, जब पाकिस्तान इंडिया नहीं बना हुआ था। तो इस साइड पर थी ब्रिटिश इंडिया और दूसरी साइड पर थी रशिया, रशियन एम्पायर, जो रशियन एम्पायर थी। एक साइड पर पर्शियन एम्पायर थी, दूसरी साइड पर क्विंग एम्पायर थी, ये चाइनीज की एम्पायर थी। क्विंग डायनेस्टी बहुत बड़ी डायनेस्टी। तो इन सब के दरमियान में जो एक स्टेट बची थी दैट वाज अफगानिस्तान, ये जो व्हाइट कलर में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और इस स्टेट को हम कहते थे, उस स्टेट को इन अदर वर्ड्स इंटरनेशनल रिलेशन में या पॉलिटिकल साइंस में हम इसको कहते हैं बफर स्टेट। ये याद रखिएगा, ठीक है। बफर जोन भी कहते हैं, बफर स्टेट भी कह रहे होते हैं, तो इस सेंस में ये याद रखना होता है। सो इसका काम क्या होता था? ये बेसिकली एज अ प्रोटेक्शन या यूं समझ लो दो कंट्रीज की कॉन्फ्लिक्ट से बचाने के लिए भी इस्तेमाल होती थी। बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ये भी होते थे कि रशियन ने इन्वेजन की तो वो पहले अफगानिस्तान पे करेंगे और उसके बाद वो ब्रिटिश इंडिया की तरफ मूव करेंगे। सिमिलरली अगर ब्रिटिश इंडिया ने मूव किया टुवर्ड्स रशिया तो वो पहले अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे और उस साइड से आगे मूव करेंगे। तो इन दोनों के लिए एक न्यूट्रल का रोल प्ले करती थी अफगानिस्तान। और उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन वाइज भी आपके सामने ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। और उसके साथ साथ बहुत सारी और भी फंडामेंटल्स नोट किए जाते थे उस टाइम। अच्छा, उसके साथ साथ ऑनवर्ड के जो अब हमने याद रखना हिस्ट्री के अंदर हमने वो इवेंट्स को हाईलाइट करना है, ज्यादा टारगेट करना है जिनका इम्पैक्ट हमारे पाकिस्तान के रिलेशन पर या फॉरेन पॉलिसी पर या इंटरनल पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट कर रहे हैं। हमने उन चीजों को ज्यादा फोकस करना है रादर देन हम वो चीजें फोकस करते हैं जिनका इम्पैक्ट डिफरेंट सेंस में नहीं आता। और साथ याद रखिएगा ये वो पॉइंट्स होंगे हाईलाइटेड, वो पॉइंट्स हमने कोशिश करना है जिन पॉइंट्स का आपके कॉन्टेम्परेरी क्वेश्चंस के अंदर
चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस के हों, करंट अफेयर्स के हों, पाकिस्तान अफेयर्स के हों, जिसके भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन आते हैं, यू कैन इजिली ग्रैब या यू कैन इजिली अटेम्प्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसके लिए हमने ये वाला नॉलेज देखना है, इसको लाजमी गो थ्रू करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, मैंने आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान बनने से पहले और इवन पाकिस्तान बनने के बाद 1979 तक आप लोग याद रखो सिर्फ 3 नाम जो अफगानिस्तान के अंदर लीडरशिप में टॉप मोस्ट प्रियोरिटी पर रहे। उनमें नंबर 1 था किंग नादिर शाह। किंग नादिर शाह द मोस्ट मोस्ट सीनियर यूं समझो सक्सेसर थे, उस टाइम के लीडर थे। और उन्हीं के बेटे थे किंग जाहिर शाह। किंग जाहिर शाह की हुक्मरानी स्टार्ट होती है 1933 से ऑनवर्ड। अब आप सोचो 1933 से स्टार्ट हो रही है और पाकिस्तान बनता है 1947 में। तो उस टाइम जो लीडर थे, उस टाइम आपके लीडर थे किंग जाहिर शाह इन अफगानिस्तान। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से जनरली किया जा सकता है। अच्छा, इन्हीं दोनों की, किंग नादिर शाह इनके वालिद साहब, किंग जाहिर शाह इनके बेटे, इन्हीं के ब्रदर इन लॉ थे कौन? जनरल मोहम्मद दाऊद। जनरल मोहम्मद दाऊद वाज द ब्रदर इन लॉ ऑफ किंग जाहिर शाह। ठीक है, इनके जनरल मोहम्मद दाऊद कौन थे? इनके ब्रदर इन लॉ। इस ब्रदर इन लॉ को किंग जाहिर शाह चूंकि प्रेसिडेंट थे ब्रिटिश इसके अफगानिस्तान के, इन्होंने क्या किया, इनको बना दिया था प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कब बनाया? 1953 में बनाया गया था और एग्जैक्ट 1963 में इनसे इस्तीफा ले लिया गया था। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ करप्शन। ये कॉमन उस टाइम की परसेप्शन थी कि जनाब जो किंग जाहिर शाह जनरल मोहम्मद दाऊद है ना, वो बड़ा करप्ट बंदा है और उस करप्शन के चार्जेस पर इससे अथॉरिटी ले ली गई थी। अब आप जरा खुद सोचो कि एक फैमिली मेंबर का एक बंदे से पावर देकर आप लोग ले लें तो उसके अंदर रिवेंज तो होगा। और यही वो रिवेंज था जो कि 1963 से ऑनवर्ड चला। और वो ये चला कि जब किंग जाहिर शाह, जो किंग जाहिर शाह था ना, उसने जैसे ही मूव किया यहां से, इस कंट्री से, किंग जाहिर शाह गया था इलाज के लिए एक और कंट्री। जब वो वहां गया था तो बैक एंड पर किंग जो जनरल मोहम्मद दाऊद थे, ही कैप्चर्ड दैट पोजीशन एज अ प्रेसिडेंट और उसने पूरे मुल्क पर कब्जा किया। और 1973 से ऑनवर्ड उसने पूरे मुल्क को अपने साथ लेकर चलना स्टार्ट किया। अब यहाँ एक एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखो, जनरल मोहम्मद दाऊद और किंग जाहिर शाह में डिफरेंस क्या था? जो किंग जाहिर शाह थे जो पहले चल रहे थे, आप लोगों को मैंने ये बात क्लियर की थी कि किंग जाहिर शाह को मिलने आए थे कौन? इंडिया से कौन आए थे? गांधी। किंग जाहिर शाह के उस टाइम भी ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर थे। अच्छा, अब यही एक और कॉन्सेप्ट याद रखो, इसके ताल्लुकात इंडिया के साथ तो बेहतर थे ही थे, प्लस अब जरा देखो पाकिस्तान का दोस्त बना पाकिस्तान बनने के बाद अमेरिका, और इंडिया का दोस्त बना था 1947 के बाद यूएसएसआर, रशिया। आप जरा देखो, मैं एक दफा मैप में आप लोगों को दिखाऊं कि अगर मैं उस टाइम की बात करूं अगर मैं इसी पिक्चर से देखो, ये इंडिया है, ये आपका इंडिया, इस साइड पे रशिया। अच्छा, अब ही है अफगानिस्तान, यहां से अगर हम बाउंड्री डिफाइन करें तो ये पाकिस्तान का एरिया बनता है। अच्छा, इसकी के साथ है ये आपका अफगानिस्तान, ये ब्लैक ब्लैक। इंडिया के ताल्लुकात ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ बेहतर थे, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, गांधी के विजिट थे। किंग जाहिर शाह के ताल्लुकात रशिया के साथ भी बेहतर थे। अच्छा, इसी के साथ देखो रशिया के ताल्लुकात इंडिया के साथ भी बेहतर थे, बिकॉज पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिल चुका था। पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे थे तो इंडिया के ताल्लुकात रशिया के साथ अच्छे थे। तो इन 3 कंट्रीज का बड़ा स्ट्रॉन्ग नेक्सस बन गए थे, किस किस के? अफगानिस्तान प्लस इंडिया प्लस रशिया। अच्छा, इन तीनों की नेक्सस के दरमियान कौन फंसा हुआ था? इन तीनों के नेक्सस के दरमियान फंसने वाला कंट्री था पाकिस्तान, जो कि इन बिटवीन था इन सब कंट्रीज के दरमियान। और उसके ताल्लुकात किसके साथ बेहतर थे? इन्हीं इन तीनों के दुश्मन, इन अदर वर्ड्स में अगर बात करूं
तो इन तीनों के दुश्मन कौन था? दैट वाज अमेरिका। अब आप यहां से देख लो कि हम रीजनल कंट्रीज को अगर एनालाइज करें एट दैट टाइम, तो उस रीजनल कंट्रीज में पाकिस्तान वाज ऑलमोस्ट आइसोलेटेड एट दैट टाइम। इवन तो हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ भी इतने ज्यादा हद तक बेहतर नहीं थे, बिकॉज चाइना वाज आल्सो डेवलपिंग कंट्री एट दैट टाइम, और हम भी इमर्जिंग फेजेस में थे। इवन दो हमारी कंडीशन मच बेटर थी चाइना की निस्बत एट दैट टाइम। सो सो मेक श्योर दैट कि हम रीजनल कंट्रीज में कितने आइसोलेटेड थे। और ये मैं बात आज 2022 की रिपोर्ट उठाकर पढ़ो वर्ल्ड बैंक की और एशियन डेवलपमेंट बैंक की। वो बताते हैं कि आज भी पाकिस्तान दुनिया के अंदर अगर कंट्रीज में देखा जाए ना, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या लीस्ट इंटीग्रेटेड कंट्री है विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज, मींस रशियन जो कंट्रीज हैं ये वाले कंट्रीज, इनके साथ पाकिस्तान का शुमार जो है वो लीस्ट इंटीग्रेटेड है। लीस्ट इंटीग्रेटेड से मतलब बहुत कम हमारे ताल्लुकात हैं तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। उसकी रीजन बैक एंड पर जाओ, अगेन आपको पता चलेगा हम कितने आइसोलेटेड रहे हैं पास्ट में। ठीक है, चलो मैं आप लोगों के साथ दोबारा लिंक शेयर करता हूँ इसी ग्रुप में, एंड रीज्वाइन इट, और उसके बाद फिर फर्दर हम मूव करते हैं आगे। जिसके क्वेश्चन है नोट कर लें, फिर हम दोबारा ज्वाइन करते हैं, आप लोग शेयर करते हैं। थैंक यू। अच्छा, इसी के साथ आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि ये तीन नेक्सस उस टाइम बड़े स्ट्रांग थे, और इन्हीं नेक्सस की वजह से, अच्छा इन नेक्सस के खिलाफ कौन खड़ा हुआ था? जनरल मोहम्मद दाऊद, जो कि 1973 में जिसने टेक ओवर किया था किसकी गवर्नमेंट को? किंग जाहिर शाह की गवर्नमेंट को। यहां से जरा एक ट्विस्ट समझ लो। जनरल मोहम्मद दाऊद आया, उसने आकर पॉलिसीज वो वाली अडॉप्ट की जो कि अगेंस्ट थी किसके? सोवियत यूनियन की। सोवियत यूनियन, उसको उसका प्रीवियस नाम जो था, रशिया का प्रीवियस नाम था सोवियत यूनियन, उसको हम यूएसएसआर भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, उसका उसका इंटेंशन सोवियत यूनियन की तरफ नहीं था उसका। अच्छा, ये भी याद रखना, किंग जाहिर शाह के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बेहतर नहीं थे, बिकॉज आपके सामने इंडिया के साथ बेहतर थे और सोवियत के साथ बेहतर थे, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के साथ इतने बेहतर नहीं थे। लेकिन किंग जनरल मोहम्मद दाऊद के कुछ ताल्लुकात बेहतर थे पाकिस्तान के साथ। सो इन अदर वर्ड्स, हमारे माइंड में एक चीज क्लियर होती है कि पाकिस्तान उस टाइम, पाकिस्तान के माइंड में एक सॉफ्ट कॉर्नर था समहाउ टूवर्ड्स किंग जनरल मोहम्मद दाऊद, क्योंकि वो पाकिस्तान की सपोर्ट में समहाउ इस फेवरेबल था। अच्छा, अब उसी के साथ याद रखो कि जैसे जैसे वक्त गुजरता कि इसकी गवर्नमेंट आई, और 1979 में जाकर जब रशिया ने इन्वेड किया, तो उस इन्वेजन की रीजन समझ लो। उसकी रीजन में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये भी थी कि किंग जाहिर शाह की जगह जनरल मोहम्मद दाऊद आकर बैठते, और जनरल मोहम्मद दाऊद की जो पॉलिसीज थी वो अगेंस्ट यूएसएसआर थी, अगेंस्ट सोवियत यूनियन थी, या इन अदर वर्ड्स हम कहें अगेंस्ट रशिया थी। ठीक है, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, सो एक रीजन रशिया की अफगानिस्तान पर हमला करना या सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान पर हमला करने की एक रीजन ये भी थी कि उसकी अगेंस्ट पॉलिसीज चली जा रही थी। यहां से एक बात क्लियर समझ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये समझना है कि उस टाइम में जब सोवियत यूनियन की वॉर स्टार्ट होती है विद अफगानिस्तान, उस टाइम में ऐसा क्या होता है, ये इन कंट्रीज, इस पूरे रीजन के अंदर अफगानिस्तान को लेकर किस कंट्री की क्या क्या पॉलिसी रहती हैं, हम उसको जनरली गो थ्रू कर लेते हैं। बिकॉज ये याद रखो, ये जो नॉलेज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका बेनिफिशियरी या इसके बेनिफिट्स आपके रिसेंट टाइम में कैसे हो सकते हैं, वो ये याद रखिएगा। हम इसी चीज को, अगर फॉर एग्जांपल वो करंट सिनेरियो को या करंट अफेयर्स के इस टाइम को वो सवाल कर लेता है कि भाई अफगानिस्तान रिमेन्स एन अदर हब फॉर सुपर पावर्स टू ओवर कंट्रोल इट। अब उसी के अंदर आप एग्जाम्पल दे सकते हो 1979 से ऑनवर्ड, उसी के अंदर आप एग्जाम्पल दे सकते हो 1893 से ऑनवर्ड, या इससे पहले जब ब्रिटिश एम्पायर ने हमला किया था। ये सारी एग्जाम्पल्स आप लोग पुट कर सकते हो। ये जनरल कोटेशन आप मीन्स थोड़े थोड़े हाईलाइट करके इन्फॉर्म करते जाओगे ना एग्जामिनर को, दैट एग्जामिनर विल कंफर्टेबल या फील दैट कि इस बंदे के पास नॉलेज है, इस बंदे के पास, इसने रीड किया हुआ है, थॉरली रीड किया हुआ है, इसके पास सिंक्रोनाइज्ड डाटा है जहां से ये इस चीज को कनेक्ट कर रहा है।
ये वो बंदा नहीं है जिसको ये सिर्फ पता है कि अफगानिस्तान पर अमेरिका ने आकर अटैक किया, इसको ये भी पता है कि रशिया कब आया, क्यों आया और कैसे किया। इसको ये भी पता है कि ब्रिटिश क्यों क्यों आया और किसने क्या क्या एग्रीमेंट किए और क्यों किए। ये सब कुछ क्लियर क्लियर होना चाहिए। सो अब इस पॉइंट को समझना है कि सोवियत अफगान वॉर के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था ना, वो ये था कि भाई अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने के अंदर जो सोवियत की पॉलिसी, अब हम सिर्फ सोवियत की पॉलिसीज देखेंगे। अफगानिस्तान के अंदर जो सोवियत यूनियन का अटैक होना था, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट। इस कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट में समझने की जरूरत ये है, सर जनरल दाऊद की कौन सी पॉलिटिक्स थी यूएसएसआर की, वो उसकी पॉलिसीज, वो ये कहता था डिक्टेशन जो आती थी ना यूएसएसआर से, उसके अगेंस्ट वो जाता था सुगरा। वो कहता था हमें डिक्टेशन, जैसे आज भी अमेरिका के खिलाफ जाते हैं ये लोग, कहते हैं हमें डिक्टेशन। उस टाइम जनरल मोहम्मद दाऊद जो था वो कहता था कि जनरल सॉरी जाहिर शाह जो था, वो क्यों उनकी पॉलिसीज को अडॉप्ट करता है, क्यों उनकी साइड पर फेवरेबल समझता है, या पाकिस्तान को अगेंस्ट क्यों कंसीडर किया जाता है, या अमेरिका को अगेंस्ट क्यों सर। तो इन सब चीजों को देखते हुए वो अगेंस्ट होता था समहाउ। ठीक है, इस चीज को समझना है। अच्छा, फिर इसी के साथ साथ याद रखो, जब सोवियत यूनियन ने अटैक किया, उस अटैक के पीछे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो थी वो ये थी कि कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट था। कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट जो है ना, कम्युनिज्म जब हम पढ़ेंगे दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन उसके अंदर एक चीज याद रखो, कम्युनिज्म कहता है कि भाई एक्सपेंड करो, एक्सपेंशन की पॉलिसी देता है। एक्सपेंशनिज्म का कॉन्सेप्ट कम्युनिज्म कहता है कि जनाब अगर आपने कम्युनिस्ट मॉडल को लगाना है तो आप सिंपली एक्सपेंड कर जाओ, फैल जाओ। आप फैल जाओ, जहां जितना फैलोगे ऑटोमेटिकली वो मॉडल लगता जाएगा, वहां आपकी हुक्मरानी आएगी और वो ऑटोमेटिकली लोग उस मॉडल को अडॉप्ट करेंगे। इसके मुताबिक उन्होंने अफगानिस्तान पर अटैक किया। ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान की बाउंड्री तो यूएसएसआर की बाउंड्री के बिल्कुल साथ है, जैसे आपने कभी शो भी किया है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक उन्होंने जब एक्सपेंशन की पॉलिसी अडॉप्ट की, तो वहां इस केस में 1980s में पाकिस्तान में, क्योंकि 1917 दिसंबर 1979 में अटैक होता है, और पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान एज अ डेवलपिंग कंट्री, हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते और इतने कुछ एवेन्यूज भी नहीं होते, उसके बावजूद हम लोग जो उस टाइम की पावर होती है, जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, लेट मी क्लियर यू, लेट मी शो यू द मैप, गूगल मैप, जहां से ज्यादा आप लोगों को क्लियर होगा कि भाई किस तरह पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है और दुनिया की इंपॉर्टेंस आप लोगों के सामने शो हो। अफगानिस्तान। हम्म, ये देखिएगा मैप शो हो रहा है आप लोगों को। अफगानिस्तान का मैप शो हो रहा है, दुनिया का मैप शो हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप जरा देखो, एक गौर से समझ लो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अ सेंस ऑफ जियोग्राफिक लोकेशन, इन अ सेंस ऑफ यूएसएसआर अटैक ओवर अफगानिस्तान। उसमें हमें आकर अमेरिका ने कहा था कि एक बात समझो, पहले रशिया की ना, मैं एक दफा पहले आप लोगों को दिखा दूं दुनिया के, ये है रशिया, ये पूरा है आपके वर्ल्ड मैप, और इस वर्ल्ड मैप में आपके सामने आता है ये रशिया। इस रशिया की बाउंड्री आपको यहाँ से ऑनवर्ड यूं नजर आती है, ये पूरा तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारा एरिया उस टाइम रशिया का ही हिस्सा होता था, यूएसएसआर का हिस्सा होता था, ये सारी बाउंड्री। अच्छा, आप इस सारी बाउंड्री में देखो ना, ये आपका नॉर्दर्न बेल्ट आती है, दुनिया की ना नॉर्दर्न साइड, ये सारी आपका जो अपर एरिया है, ये आपका ठंडा इलाका कंसिडर किया जाता है। क्योंकि ये कोल्ड एरिया है, तो यहाँ साल के 12 महीनों में से 10 महीने तो यहाँ रहती है बर्फ। क्योंकि यहाँ बर्फ रहती है, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो ट्रेड होती है, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि दुनिया की सबसे चीपेस्ट ट्रेड जो होती है वो होती है आपकी वाया सिमंदर, पानी के जरिए। जब ट्रेड किसी कंट्री की रुक जाए, वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक सेंस में डिप्राइव्ड होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स आपके पास खाने की चीजें मुश्किल पहुंच रही हैं, आपके पास रहने का मुश्किल सामान पहुंचे, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे।
तो अमेरिका ने आकर हमें कहा था अमेरिका ने कहा था कि जनाब, रशिया का ये मकसद नहीं है कि वो अफगानिस्तान को कैप्चर करे। रशिया का मकसद है कि वो बेसिकली, ये देखो, रशिया का मकसद अफगानिस्तान को कैप्चर करना नहीं है। मैं आप लोगों को ब्लैक ये लाइन से दिखा रहा हूँ। ये रशिया का मकसद अफगानिस्तान कैप्चर करना नहीं है, उसका मकसद है इस वार्म वाटर तक पहुंच, इस गर्म पानी तक पहुंच। तो उसके लिए पाकिस्तान, आप रेडी रहो, क्योंकि अफगानिस्तान के बाद नेक्स्ट टारगेट आप लोग होंगे और आप लोगों के बाद ये पानी वाली जगह आएगी। सो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जब पाकिस्तान ने जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन को एनालाइज किया कि ये बात इस हद तक तो बजा है कि अगर हमारी ये वाली लोकेशन यूटिलाइज की गई या अफगानिस्तान हमारा सिंपल टारगेट रहा, तो ऑटोमेटिकली एक साइड पर हम लोग लूज कर बैठेंगे, क्योंकि नेक्स्ट हमारा टारगेट हो सकता है। पहली बात तो ये। दूसरा कॉन्सेप्ट ये आया उस टाइम, वो ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ कि अगर, देखो पाकिस्तान के माइंड में क्या चीज, एक और चीज चल रही थी, कॉन्सेप्ट। अब जरा गौर से समझो। अगर अफगानिस्तान, यहां से देखो, अगर अफगानिस्तान पर आकर बैठ जाता है रशिया, यहां आकर बैठ जाता है रशिया, ये पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट बॉर्डर है, अफगानिस्तान वाला, और दूसरी साइड पर हमारा दुश्मन बैठ जाता है इंडिया, जो कि ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो किसी भी टाइम ये दोनों, क्योंकि रशिया और इंडिया तो एक ही दोस्त है ना, रशिया और इंडिया एक ही दोस्त हैं, ये इंडिया और आपका रशिया जो उस टाइम का यूएसएसआर था, ये सारे एक ही दोस्त हैं। और ये किसी भी टाइम दोनों तरफ से अटैक करके पाकिस्तान को इन बिटवीन करके सैंडविच बना के मार सकते हैं। दैट वाज अनदर मूवमेंट व्हेन पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी मिलिट्री अंडरस्टैंड दैट कि अगर हमने यहां से इनको ना निकाला, अफगानिस्तान से यहां से ना निकले या यहां से ये ना हारे, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट दोनों सेंस में हो सकता है। दैट वाज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि पाकिस्तान की मदद करना स्टार्ट की अमेरिका ने, क्योंकि उस टाइम कोल्ड वॉर का इरा था। कोल्ड वॉर में आपको मालूम होना चाहिए, दो कंट्रीज आपस में फाइट कर रहे थे, एक साइड पर यूएसएसआर था, दूसरी साइड पर यूएसए था। यूएसएसआर मींस रशिया था और दूसरी साइड पर अमेरिका था। सो उस टाइम में इन्होंने मदद करना स्टार्ट की, अमेरिका ने पाकिस्तान की, और उस मदद में आपके सामने है वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस गए। उस मदद में पाकिस्तान की सपोर्ट की गई डिफरेंट सेंस में, हमें वेपन्स प्रोवाइड किए गए, ट्रेनिंग दी गई। हमने क्या किया, हमने ट्रेनिंग कैंप्स बनाया, तालिबानाइजेशन हुई। तालिबानाइजेशन से मुराद ये जो तालिबान आज नजर आ रहे हैं, जिनके खिलाफ अमेरिका लड़ता रहा है, ये सारे तालिबान उसी टाइम की क्रिएट किए हुए थे, जो कि अमेरिकन इमदाद से क्रिएट हुए थे। ठीक है, ये सारा कुछ उसी टाइम ही क्रिएट किया गया था। जी मुर्तजा, जल्दी से पूछ लो, उसके बाद हम आगे मूव करें। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लो, अगर किसी और के माइंड में है, वो भी कर लें। तालिबान को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई, बिल्कुल ऐसी मानो, बिल्कुल अस्सलाम ऐसी। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये कम्युनिज्म जो है ये तो क्लोज सिस्टम है ना सर, ये इतना बिलीव नहीं करते सर ये ट्रेड वगैरह पे सर। तो ये हम किस तरह कह सकते हैं कि ये यहाँ पे आ रहा था गर्म पानी के तक रसाई के लिए कि ये दुनिया के साथ ट्रेड करे। सर वो हम्म उनका तो अब आपस में भी इतना ज्यादा ट्रेड नहीं होता था सर। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा जस्टिफाई करें मैं सर, जस्टिफाई कर देता हूँ, काइंडली देखो। अगर आप। श्योर श्योर। देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की कोशिश करो। कम्युनिस्ट मॉडल एक इकोनॉमिक मॉडल, वो वाला मॉडल है जिसमें वो कहता है कि भाई हर एक चीज के ऊपर जो अथॉरिटी होनी चाहिए वो स्टेट की होनी चाहिए। ठीक है, सेंट्रलाइज, इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। किसी का हक नहीं है कि वो प्रॉपर्टी परचेज करता फिरे। अगर एक मजदूर मेहनत करता है, एक डॉक्टर काम करता है, तो दोनों की तनख्वाह बराबर होनी चाहिए, बिकॉज मजदूर की भी मेहनत ज्यादा होती है, डॉक्टर की भी मेहनत वो बल्कि आसानी में होता है। सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट आते हैं। अब उस केस में इकोनॉमिक डीलिंग जब स्टेट लेवल पर होती है, तो स्टेट अपनी एक्टिविटीज को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करने की कोशिश में थी, बिकॉज एट दैट टाइम जो कंपटीशन था उसका, स्टेट का, वो कंपटीशन था विद कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म अपनी इकोनॉमिक पावर बढ़ाता जा रहा था, दुनिया के अंदर एक्सटेंड होता चला जा रहा। और उस चीज को कर्टेल करने के लिए कि भाई कम्युनिस्ट मॉडल भी अच्छा है, सपोर्टिव है, उसको भी तो सक्सेसफुल होना था। और उसकी इस सक्सेसफुल होने के लिए उनको अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट करना था, ताकि वो अपनी एक्सपेंशन कर सकें, ताकि वो अपने आप को फैला सकें। और उस एक्सपेंशन के लिए वो डिफरेंट तरीके से
डिफरेंट मीन्स अडॉप्ट कर रहे थे, जिसमें से एक मीन्स ये भी था कि वो अपने उन रास्तों को अडॉप्ट करने की कोशिश किए जा रहे थे जहां से उनको ईज ऑफ बिजनेस मिल सकता। ठीक है, तो देयर फॉर ये इट कैन बी इजिली कंसिडर एट कि वो उनकी ये प्रिडिक्शन रशियन से हमें आकर नहीं दी थी, ये प्रिडिक्शन हमें दी थी अमेरिकन से। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये बात समहाउ क्लियर होती है कि भाई उनकी इस प्रिडिक्शन को हम कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ एक और चीज आज देखो, आज 2022 में हम बैठे हुए हैं। 2022 की स्टार्टिंग में इमरान खान साहब विजिट करते हैं आपके रशिया का, बाइडेन से मुलाकात होती है। अच्छा, उसी साल के में ही देखो उज्बेकिस्तान का विजिट होता है, फिर आई थिंक तुर्कमानिस्तान का भी विजिट होता है। अच्छा, फिर देखो कि रशिया भी विलिंग है सीपैक का हिस्सा बनने के लिए, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान ये कंट्रीज भी विलिंग है। विलिंग क्या है, इवन दो दे आर आल्सो मेक श्योर दैट दे आर इन्वेस्टिंग हियर। तो यहां से एनालाइज करो कि अगर वो वाली बात प्रिडिक्शन गलत थी तो व्हाई इज इट सो दीज कंट्रीज आर विलिंग राइट नाउ इन 2022 या 2021 टू यूटिलाइज दैट प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहां से हम लिंक करके इस बात को इलेबोरेट कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं दैट इट मींस दैट वाज राइट एट दैट टाइम। ठीक है, सो ये याद रखिएगा, अपने डेटा को, प्रीवियस नॉलेज को लिंक करो रिसेंट टाइम्स के साथ, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट ऑल, जिसको आप लोगों ने पेपर में भी इंप्लीमेंट करना है। सिर्फ बातों में नहीं, पेपर में भी आप लोगों ने ये चीज इलेबोरेट करनी है कि भाई किस तरह उस टाइम की एक्टिविटीज थी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं भी इस सवाल को लिखने लगूंगा, मैं तो ये भी कहूंगा कि भाई ओल्ड सिल्क रोड का कॉन्सेप्ट देखो, जब चाइना से ट्रेड आती थी और उस चाइना के ट्रेड को इस्तेमाल करता था, इवन ये जो एम्पायर ऊपर वाली रशियन एम्पायर बैठी हुई थी वो भी इस्तेमाल करती थी। ये आपका टेक्सला, पिशावर, दी टक्शिया, इसको कहते थे टक्शिया, दैट वाज द हब ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इवन दो टक्शिया वाज द बिग वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज इन दैट एरिया, दुनिया के बड़े लोग आते थे यहाँ पढ़ने, क्योंकि हमने आज तक खत्म कर दिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सा, उसी के नाम पे बनाई हुई है बस, सिंपल। सो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, ये उस तरीके से भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो प्लीज रिपीट कर दें। सुखरा, मुझे दोबारा बता दो किस बात की आप रिपीटिशन चाह रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा सा पॉइंट इलेबोरेट कर, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब पीएम विजिट, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने विजिट किया था अभी, जिसके ऊपर तो मसला स्टार्ट हुआ था जब फरवरी में 24 फरवरी था विजिट। ये जरा मुझे कंफर्म करो, इन्वॉल्व कर जी, एग्जैक्टली 24 फरवरी 2022 को विजिट किया था, और एग्जैक्ट उसके अगले दिन ही वॉर स्टार्ट हो गई। 23 को विजिट था या 24 को विजिट था, उसके एग्जैक्ट अगले दिन यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हो गई थी। तालिबानाइजेशन रिपीट मैं कर देता हूँ हिकमत। अच्छा, उस विजिट का बेसिक पर्पस क्या था, टू इनवाइट सेंट्रल एशियन कंट्रीज टू यूटिलाइज अवर प्लेटफॉर्म। यूटिलाइज अवर प्लेटफॉर्म से क्या मुराद है, याद रखो पाकिस्तान का सिंपल अल्फाज में कॉन्सेप्ट याद रखो, पाकिस्तान इज अ क्रॉस रोड। क्रॉस रोड किसको कहते हैं, चौक। एक मिनट, मैं आप लोगों को ना जरा मैप में दिखा दूं। पाकिस्तान एक क्रॉस रोड है, चौक है। अच्छा, उस चौक की इंपॉर्टेंस समझो कि पाकिस्तान की या दुनिया के सामने पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्यों है। ये देखो, ये वो चौक है जिसके करीब दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन चाइना बैठा हुआ है। ये पाकिस्तान है ना, ये आपके सामने ये पाकिस्तान है। अच्छा, इस पॉपुलेशन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन चाइना बैठा हुआ है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छा, फिर दुनिया की सबसे बड़ा रकबे के एतबार से कंट्री जो आप देखो तो आपके ऊपर रशिया नजर आता है। अच्छा, फिर दुनिया का जिनके पास नेचुरल रिजर्व्स के यूरेनियम, ये जितने भी सल्फर और इस तरह के रिजर्व्स भरे पड़े हैं, वो आपके उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये जो सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। ये आपके इस साइड पर क्रॉस रूट पे पड़े हुए हैं। तो आप यहां से देखो कि पाकिस्तान इज ऑल्सो कंसीडर एज अ चौक, जिसको हम क्रॉस रोड कहते हैं, जहां से ये हर कोई कंट्री अप्रोचेबल हो सकता है हर दूसरी जगह पर जाने का। अब एक सवाल ये आता है कि भाई यहां से क्यों हो सकता है, ईरान के रास्ते भी तो हो सकते हैं, अफगानिस्तान के रास्ते,
याद रखना, जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन जो होती है ना, वो नेचुरली नहीं होती, सॉरी आर्टिफिशियल बेस नहीं होती, वो नेचुरल डिफाइंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कुदरती वादियों का निजाम देखो या पहाड़ों का सिलसिला देखो, तो वो एक सिस्टम एक जगह से स्टार्ट हो रहा है, वो दूसरी जगह पर जाकर एंड हो रहा है। और आपके जो रोड डिफाइंड होते हैं, जो आपके केपीके के लोग हैं, वो बेहतर इस चीज को समझते हैं कि उनकी जो डिफाइंड बाउंड्रीज होती हैं, ये जो रोड मैपिंग होती है, वो उसी हिसाब से होती है कि जहां कम से कम खर्चा हो और मैक्सिमम इजी तरीके से अप्रोचेबल हो सके। ठीक है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान इज दी बेस्ट लोकेशन नेचुरली। ठीक है, सो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को अपने माइंड में रखो। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू को अपने माइंड में रखते हुए हमने क्या किया है, हमने पहले हम अपनी इकोनॉमी का टोटल डिपेंडेंट रखते थे जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन पर। जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन को हम इस्तेमाल करते थे फॉर द सेक ऑफ मिलिट्री पर्पस। मिलिट्री पर्पस से मुराद ये कि रशिया और अमेरिका लड़ते थे आपस में, हम क्या कहते थे, चलो भी ठीक है लड़ो, लेकिन हमारा जगह जो है ना, अगर आपने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि अमेरिका कहता था कि यहां से बैठकर मुझे हेल्प होती है, मैं चाइना पे भी नजर रखता हूँ, मुझे यहां से हेल्प होती है, मैं रशिया पे भी नजर रखता हूँ। तो हम कहते थे ठीक है जी, आओ बैठो, मोस्ट वेलकम, लेकिन पैसे दो हमें। ठीक है, हम इसको इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह देखो 2001 से ऑनवर्ड, जब अमेरिका ने हेल्प, हाँ, अमेरिका ने कहा मैंने अफगानिस्तान पर हमला करने, हमने कहा ठीक है जी, मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं, हमारा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करो, हमें पैसे भी देते रहो, वो इमदाद की सूरत में हमें पैसे मिलते रहते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर दैट कि हम इस पोजीशन को, इस जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को इस्तेमाल करते थे फॉर द सेक ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन, फॉर द सेक ऑफ डिफेंस, फॉर द सेक ऑफ मिलिट्री पर्पजेज। बट इन 2021 हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसकी रिपोर्ट्स आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है, बल्कि मैं ये वाला टॉपिक इंक्लूड भी करूंगा, आई विल इंक्लूड इट, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर हमने डिफाइन किया है कि हमारी अब जो इंटेंशंस हैं पाकिस्तान की, वो इंटेंशन शिफ्ट हो गई हैं फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन टू जियो इकोनॉमिक पोजिशन। ये लिख लो, जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन से हम शिफ्ट कर गए हैं टूवर्ड्स जियो इकोनॉमिक पोजीशन। जियो इकोनॉमिक पोजीशन समझ लो, हमने कहा है कि भाई ये जो पोजीशन है ना पाकिस्तान की लोकेशन, हमने इसको अब मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं करना। ये जो आप कॉन्सेप्ट सुनते हो ना इमरान खान के मुंह से, एब्सोल्युटली नॉट, ये वही कॉन्सेप्ट है। हमने हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर हमने डिफाइन कर दिया है कि भाई साहब, हमारी कोई टेरिटरी किसी और के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, हमारी टेरिटरी किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो। अगर हमारी टेरिटरी किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो वो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन के हिसाब से गलत है। हमारी टेरिटरी आप इस्तेमाल करें, यू आर मोस्ट वेलकम, हमारे दुश्मन हैं, दोस्त हैं, जो मर्जी, हमारी टेरिटरी इस्तेमाल करें, यहां से सामान भेजें, लेकर आए, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया है, हमने पूरा सी पैक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। ठीक है, और उस सी पैक स्ट्रक्चर में दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री हमारे साथ ऑलरेडी वर्क कर रहा है, दैट इज चाइना। उसी के साथ हमने इनवाइट कर लिया है उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान एंड रशिया। ये सारे कंट्रीज इसके साथ एग्री होते जा रहे हैं कि हमने अब जो ट्रेड करेंगे हम यहां से करें। ठीक है, यहां तक बात समझ आई आप सबको, ये जरा क्लियर करो, अपडेट मी क्विकली। ओके, जिसके माइंड में कुछ सवाल है, कोई बात है अभी यहां तक पूछने वाली, क्विकली पूछो, अपने हम आगे मूव करें। अभी हम बहुत पीछे फिर रहे हैं, मतलब एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए मुझे लगता है 3 लेक्चर लग जाएंगे। तालिबानाइजेशन तालिबानाइजेशन का कॉन्सेप्ट सुनो, हिकमत नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का रिपीट कर, मानूर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, हमने पूरा एक फ्रेमवर्क दिया है कि हमारी नेक्स्ट पॉलिसीज क्या होंगी रिलेटेड टू सिक्योरिटी। ये हमने पूरी की पॉलिसी पब्लिश की है वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जो कि इमरान खान के टाइम में हुआ है। और जो पब्लिश करने वाले थे उसको मुझे नाम भूल गया है। अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आप लोग देखो, नेट से आपको मिल जाएगी, 2021 या 22 के एंड में, स्टार्टिंग में ये पब्लिश हुई है। और उस मुहित, हाँ बिल्कुल ऐसी है डॉक्टर मुहित साहब, उन्होंने पब्लिश किया, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही इज वेरी इंटेलिजेंट वन।
अच्छा, अब उस पॉलिसी के अंदर हमने डिफाइन किए अपने डिटर्मिनेंट्स, हमारे टारगेट्स क्या हैं, हमारे नेक्स्ट फ्यूचर के टारगेट्स क्या हैं। उन टारगेट्स को हमने डिफाइन किया है कि हम नेक्स्ट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स हमारी क्या क्या इंटेंशन रहेंगी। देखो हमने डिफाइन कर दिया ना, आपने जैसे डिफाइन किया है कि 2023 की अटेम्प्ट देनी है, कुछ ने डिफाइन किया 2024 की अटेम्प्ट की भी है देनी है। तो इस अटेम्प्ट में हम डिफाइन करते हैं कि हमने कौन से सब्जेक्ट से ऑप्ट करनी है, किन किन सब्जेक्ट पर ज्यादा टाइम लगाना है, किस किस रिसोर्सेज पर ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करना है, ये हमने डिफाइन किया ना। इस पॉलिसी के अंदर भी हमने ऐसे डिफाइन किया, चीजों को इलेबोरेट कर दिए, ईच एंड एवरीथिंग को, कि किस तरह हमने लेकर क्या क्या चीजें चलनी है और किस तरह उन चीजों को रिपीट करना है। ठीक है, ये सब कुछ हमने इलेबोरेट किया, और इन समहाउ दैट इज वेरी गुड थिंग फॉर द सेक ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। वेरी फर्स्ट टाइम ये इनिशिएटिव लिया गया था। ये वैसे कॉन्सेप्ट आया था बेसिकली हमें अमेरिका से। अमेरिका अमेरिका हर साल अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पब्लिश करता है, और उसकी अपनी डिटर्मिनेंट्स होती हैं जिसको जिसको वो लेता है। फॉर एग्जांपल एशिया से रिलेटेड उसकी अपनी पॉलिसीज होती हैं, अफ्रीका से रिलेटेड अपनी होती हैं, अमेरिका इटसेल्फ अमेरिकन कंट्री से रिलेटेड अलग अलग होती हैं। सो वहां से ये कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, ये बात यहां समझ आ गई। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट है तालिबानाइजेशन का। अब जरा गौर से समझो तालिबानाइजेशन का। थोड़ा सा मैं आपको जरा जूम करूं। 1979 की वॉर, जिसके अंदर हम कहते हैं रशिया और अफगान वॉर, सोवियत अफगान वॉर। ये अफगानिस्तान था और इसके ऊपर वाला जितना एरिया है दैट वाज सोवियत यूनियन। उसकी दोनों की लड़ाई जब हुई तो इसमें हमारी मदद के लिए कौन आया? हमारी मदद क्या, अफगानिस्तान की मदद के लिए उनके लिए आए थे अमेरिका। और उस अमेरिका के साथ उसके अमेरिकन अलायंस, अलायंस में कौन थे? सऊदी अरब भी था, यूएई भी था, इजिप्ट वगैरह, ये जितने भी कंट्रीज थे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, वो भी शामिल थे। उन्होंने आकर मदद की। किस तरह उन्होंने मदद की? एक तरीके से की। इसके ऊपर मैंने आप लोगों को ना एक मूवी रिकमेंड करूंगा, ऑल ऑफ यू शुड वॉच इट एंड मस्ट गो थ्रू इट, एंड दैट वाज चार्ली, CHARLI, चार्ली विल्सन वॉर। ये आप लोगों ने ना मूवी जब टाइम मिले ना, आप लोगों ने ये मूवी लाजमी देखनी है। ये चार्ली विल्सन वॉर की ये जो पूरी मूवी है ना, ये पूरी अफगानिस्तान की इसी वॉर पर है। और इसके अंदर चार्ली विल्सन का क्या रोल रहा, वो सारा कुछ इलेबोरेट करता है कि किस तरह इनका पार्टिसिपेटिंग रोल रहा था, और किस तरह अफगानिस्तान के अंदर रशिया की डिफीट हुई, यूएसएसआर की डिफीट हुई, और उसके बाद यूएसएसआर टूट गया। ये सारी इसके अंदर स्टोरी इलेबोरेट होती है। अच्छा, अब इसके बाद जरा गौर से समझो। जब अमेरिका ने हमें मदद पैसा देना स्टार्ट किया, पाकिस्तान ने एक और नारा लगाना स्टार्ट कर दिया कि अफगानी मुसलमान हैं, हमें मुसलमानों की मदद करने की जरूरत है। ये वो याद रखो, ये वो टाइम है 77 में जियाउल हक को उतारा गया, सॉरी भुट्टो को उतारा गया था। ओहो, अच्छा, 77 में जुल्फकार अली भुट्टो उतरा। भुट्टो को उतारने के बाद जियाउल हक ने टेक ओवर किया। टेक ओवर करने के बाद 79 में ये वॉर स्टार्ट होती है। और 79 से ऑनवर्ड का इरा देखो ना, 80 से ऑनवर्ड, आपको एक चीज क्लियर नजर आएगी कि पाकिस्तान में वेरी फर्स्ट टाइम रिलीजन यूज्ड फॉर द सेक ऑफ देयर ओन पर्पसेस। स्टेट ने रिलीजन को प्रॉपरली इस्तेमाल किया एज अ कार्ड के तौर पर। उन्होंने उस टाइम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया इन देयर बुक्स, सिलेबस में कॉन्सेप्ट, जिहाद के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाए पब्लिकली, मदारिस में, स्कूलों में, हर जगह पर ऐलान करवाए गए कि जनाब जो जिहाद में हिस्सा लेता है वो मुजाहिदीन, वो बहुत कामयाब होते हैं, वो दुनिया के अंदर गाजी होते हैं, वो शहीद हो जाएं तो उनकी ये रुतबा होता है। ये सारी स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज स्टार्ट हुई। और वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर थी, बल्कि उनको मिडिल ईस्ट में भी पब्लिश किया गया, बिकॉज दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय, दैट वाज गिवन, द मनी वाज गिवन बाय द अमेरिका। और अमेरिकन जितने अलाइ थे मुस्लिम कंट्रीज के, वो चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे वो जितने भी कंट्रीज, इन दैट कंट्रीज एज वेल द कॉन्सेप्ट वाज पब्लिश कि पाकिस्तान के बॉर्डर, अफगानिस्तान पर हमला हो चुका है क्रिश्चियन की तरफ से, दूसरी ताकतों की तरफ से। और उन पावर्स को जो है निगेट या कमजोर करने के लिए जो लोग जितनी मदद कर सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो आए, आकर इस मुल्क को, धरती को संभालें। ये सब कॉन्सेप्ट वहां से इंट्रोड्यूस करवाए गए।
और इन कॉन्सेप्ट की इंट्रोडक्शन के बाद हुआ ये कि दुनिया के हर एक कोने से मुसलमान आना स्टार्ट हुए पाकिस्तान। और उस पाकिस्तान के अंदर अब क्या हुआ, एक तो वो लोग आ रहे थे, दूसरा ये हुआ कि पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तानी आर्मी को प्रिपेयर कर रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था अमेरिका। और पाकिस्तानी आर्मी ट्रेनिंग दे रही थी अफगानिस्तान के लोगों को, प्लस पाकिस्तानी लोगों को। कहा, ये जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हमने यहां बनाए हुए थे कैंपस, छोटे छोटे ट्रेनिंग कैंप्स, यहां से ट्रेनिंग दी जाती थी प्रॉपरली। उन लोगों को जो पश्तून इन्हीं एरिया के लोग थे उनको भी प्रिपेयर किया जाता था, प्लस एक्सटर्नल जो बाहर से लोग आते थे उनको भी प्रिपेयर किया जाता था। प्रिपेयर करने के बाद उनको वेपन भी दिया जाता था, जो कि हमें मिल रहा था पीछे से अमेरिका की तरफ से, वो वेपन भी दिया जाता था। और वेपन देकर हम इनको अफगानिस्तान में धकेल दिए जाते थे, अफगानिस्तान में भेजे जाते। यहाँ अब यहाँ एक चीज याद रखो, अफगानी लोग ये समझते थे कि भाई हमारी जो मदद कर रहे हैं वो कर रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री और मुसलमान मुसलमान की मदद करता है। ये कॉन्सेप्ट उनके माइंड में था, पाकिस्तान हमारी मदद कर रहा है, ये उनके कॉन्सेप्ट में, माइंड में ये कॉन्सेप्ट था। 1979 से लेकर 1988 तक डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट होते रहे बिटवीन सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान। एट द एंड ऑफ द डे ये हुआ कि आखिरकार सोवियत यूनियन को यहां हुई डिफीट। जब डिफीट हुई उसके बाद वो एग्री हो गए कि हम यहां से मूव करना चाहते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर अमेरिका भी डाल रहा था दुनिया पर, भाई देखो अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर रशिया किस तरह हमला कर रहा है, लोग किस तरह मर रहे हैं, ये वो। इंटरनली हम लोग भी यहां से इन्वॉल्व थे और अगला लग रहा था। 1988 में 14th ऑफ अप्रैल 1988 में एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट का नाम होता है जेनेवा अकॉर्ड। लेट मी शेयर विद यू द स्लाइड्स। जेनेवा अकॉर्ड, ये देखो 14th ऑफ अप्रैल 1988 में ये एग्रीमेंट होता है, दैट इज नोन एज जेनेवा अकॉर्ड। सॉरी, और इस एग्रीमेंट में 4 कंट्रीज शामिल होते हैं। एक यूएसएसआर, जिसका रशिया अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है, यूएसए, अमेरिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अच्छा, अब यहां जरा समझने का पॉइंट है, जो अफगानिस्तान के लोग थे ना, ये वो लोग पार्टी में बैठे हुए थे जो कि डायरेक्टली फाइट नहीं कर रहे थे। यूं समझो आउटसाइड, यूं समझ लो जैसे होते नहीं नॉर्मल लोग थे। हमें क्या कॉन्फिडेंस था, पाकिस्तान और अमेरिका जैसी कंट्री को क्या कॉन्फिडेंस था, हम कह रहे थे कि भाई हम लोग इनको गाइड कर रहे हैं, हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम एग्रीमेंट करें या ये एग्रीमेंट के बाद तो एक हो जाएगी, क्योंकि हमारे सपोर्टर हैं। लेकिन हुआ कुछ और। 1988 में जब ये एग्रीमेंट तय हुआ ना कि यहां से विड्रॉ कर रही है यूएसएसआर, और जनाब सब कुछ फंडामेंटल्स डिफाइन हुई कि भाई ये चीजें ये होंगी, उस एग्रीमेंट में तालिबान नहीं थे बैठे हुए, जो कि असल फाइटर थे उस टाइम के। एग्रीमेंट तय हो गया, सब कुछ चला हो गया फाइनलाइज हो गया। उसके बाद तालिबान खड़े हुए, उन्होंने कहा कि भाई लड़े हम लोग हैं, कंट्री हमारा है, सब कुछ हमारा केस में आ रहा है, लेकिन हमें बिठाया ही नहीं गया, हम लोगों की बात ही माननी गई। एंड दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट जहां से गेम ट्विस्ट में आती है। अब पाकिस्तान, यूएसएसआर तो निकलना स्टार्ट हो गया, उसने अपना रास्ता निकालना स्टार्ट कर दिया। ये वाली बात ये कहां से है, ये आपको फॉरेन पॉलिसी पे अब्दुल सत्तार में ये बात मेंशन करता है। इवन दो वो ये भी बताता है कि भाई उस टाइम पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि यूएसएसआर को कहता है थोड़ी देर और स्टे करें, क्योंकि मसला को हल करके जाएं, लेकिन उनकी अपनी डिमांड थी, वो भी विड्रॉ करना स्टार्ट कर देता। डिटेल में, इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। द पॉइंट वॉज वेरी सिंपल, जब ये केस वहां तक पहुंचा, उसके बाद हुआ क्या कि एक साइड से तो तालिबान की अपनी डिमांड स्टार्ट हो, दूसरी साइड से यूएसएसआर मूव करना स्टार्ट कर दिया, यूएसएसआर ने बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया। और उसमें हुआ ये कि तालिबान ने अपनी डिमांड स्टार्ट की, यूएसएसआर अपनी डिमांड निकलना स्टार्ट कर दिया। अब कंट्री के अंदर पीछे से अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद रोक दी, जंग खत्म तो कैसे खत्म, सिंपल अल्फाज में।
पीछे से पैसा उधर से खत्म होना स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान ने आगे से अफगानिस्तान का पैसा रोक दिया कि हम क्यों पैसे दें, मतलब पैसा पीछे से नहीं आ रहा तो हम क्यों दें। एट दैट टाइम लोगों के पास वेपन तो था, कबाइल्स के पास पैसा, तो पैसा जो लिमिटेड था वो था, वेपन्स भी था, सब कुछ था। रशिया यहां से यूएसएसआर मूव कर गया वापस, विद इन अ कंट्री सिविल वॉर हैज बीन स्टार्टेड एट दैट टाइम। जब वो सिविल वॉर स्टार्ट हुई ना, और उस सिविल वॉर में मसला ये था, खाने के लिए कुछ नहीं था, लोगों के पास पैसा वेपन से, और वो आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर देते। और उस लड़ाई का ये नतीजा निकला कि विद इन अ कंट्री, अफगानिस्तान के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स में ग्रुप बन गए। अब ये बात, ये जो मैंने अभी आपको इंफॉर्मेशन दी है, ये आपकी करंट से कैसे लिंक करेगी। यूएसएसआर ने विड्रॉ किया तो मुल्क के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो, अमेरिका ने 2021 में विड्रॉ किया, विद इन अ कंट्री क्या सीक्वेंस बिल्टअप हो सकते हैं और ये होंगे, वो उससे लिंक कर सकते हैं। सो मेक श्योर दैट इस चीज को जो आप लोगों ने अपने माइंड में क्लियर कर लो कि पास्ट में क्या हुआ, क्या ब्लंडर हुए, दुनिया से क्या ब्लंडर हुए, ये सुपर पावर से क्या ब्लंडर हुए, और रिसेंट टाइम में क्या ब्लंडर हो सकते हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से क्या क्या गलतियां हुई, या ट्रंप से क्या गलतियां हुई, ऑल ऑफ यू शुड नो अबाउट इट इन डिटेल, इफेक्टिवली, और उसको लिंक करना सीखो। ये पास्ट बताने का मकसद क्या है, उसको रीसेंट टाइम से समझो कि रीसेंट टाइम में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, और उसको किस तरह लिंक करना है। बात यहां तक समझ आ गई? जल्दी से पूछो जिसके माइंड में अभी तक यहां तक क्वेश्चंस हैं, क्विकली एक दो क्वेश्चन दें और फिर मूव करें आगे, और वो होपफुली आज भी टॉपिक कंप्लीट। बताओ भाई, और किसी के माइंड में कोई सवाल है? ओके, एनी क्वेश्चन? अच्छी बुक मतलब समझ नहीं आई। अच्छी बुक कौन सी है? सारी अच्छी बुक, एक एक बुक अच्छी होती है, जो मर्जी पढ़ो। मैंने आप लोगों को रिकमेंड की थी द फॉरेन पॉलिसी ऑफ फॉरेन पॉलिसी बाय अब्दुल सत्तार। ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए कोई बुक पढ़ लो, बट पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड फॉरेन पॉलिसी बाय अब्दुल सत्तार पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, उसको डिटेल में गो थ्रू करें। ठीक है, मुझे ये बताओ समझ भी आ रही है या ऊपर से तो नहीं जा रहा सारा कुछ लेक्चर ब्ला ब्ला ब्ला, माइंड में कुछ चीजें आ रही हैं? मलिहा लोधी की बुक, मलिहा लोधी से बेहतर है अब्दुल सत्तार साहब की, मतलब से ये याद हो रहा है, समझ भी आया। चलो दैट्स अ गुड वन, दैट्स अ गुड वन। चलो, मैं जरा दोबारा लिंक आप लोगों के साथ रीशेयर कर लूंगा, दैट विल बी द लास्ट वन लिंक। और इंशाल्लाह विद इन 30 मिनट हम इसको मजीद खत्म करेंगे जहां तक हो सका। अगर टाइम कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा मैं देखूंगा इस लेक्चर को मजीद कंप्लीट। सर समझ आ रही है पर करंट से नहीं कनेक्ट कर पा रहे। सबीन, ये बात यहां तक समझ आ गई नहीं कि हिस्ट्री में क्या चलता रहा है, और उसी को अगर हम रिसेंट टाइम से पॉइंट्स को देखते जाओ कि क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हुआ और अब क्या गलतियां हुई, यहां से बस यहीं देख लो यहां तक, अब तो हो जाएगा। ठीक है, करंट से कैसे करें सवाल, या तो मुझे कहो, मैं फिर आप लोगों को सवाल दूं, फिर उसके बाद आप लोग लिंक करो, दैट विल बी मोर इफेक्टिव वन। मैं लिंक शेयर कर दूं, फिर मैं रिज्वाइन करके आप लोगों को स्लिप कप लगा दूं। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, क्लियर। चलो, हम कहाँ तक पहुंचे थे, मुझे अपडेट करें, मैसेज के जरिए अपडेट करो मुझे, कहाँ तक हम लोगों की डिस्कशन हो चुकी है। क्विकली, सिविल वॉर स्टार्ट, ठीक है। सिविल वॉर स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, अब मैं जरा ना आप लोगों को एक चीज दिखा दूंगा सिविल वॉर से रिलेटेड। ये देखो, ये वो टाइम था जो 1988 से लेकर ना, 1988 से लेकर ऑलमोस्ट 1994 तक, ये वाला वो टाइम था जिसमें पूरा अफगानिस्तान डिफरेंट ट्राइब्स में डिवाइड हो चुका था। ये डिफरेंट, यूं समझो, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका था। उनमें रब्बानी ग्रुप था, उसमें पश्तून ग्रुप था, उसमें ताजिक ग्रुप से, ये डिफरेंट जो ग्रुप्स थे ना वो सारे डिवाइड हो गए। ये देखो, ये पश्तून, ये जो लाइट ग्रीन है, दीज आर कॉल्ड पश्तून ट्राइब्स।
ठीक है। इसी तरह हजारा कम्युनिटी के ये जो डार्क ग्रीन है, दीज आर कॉल्ड हजारा, ठीक है। इसी तरह रब्बानी हो गया, ताजिक्स हो गया, उज़्बेक्स, ये जितनी भी डिवीजन थी ना, दैट वाज डिवाइडेड एट दैट टाइम। और वो जो डिवीजन थी वो उस हिसाब से डिफाइन थी कि किसका एरिया क्या है। उस टाइम कोई एक स्पेसिफाइड लोकेशन या कोई एक स्पेसिफाइड ग्रुप नहीं था जो कि ओवरऑल डिक्टेट कर रहा हो। अब यहां से समझो कि अगर किसी कंट्री के अंदर कोई सेंट्रल पावर लूज कर जाती है, अपनी पावर अथॉरिटी लूज कर जाती है, तो वहां छोटे छोटे सेगमेंट्स में कंट्री डिवाइड हो जाता है। और जब छोटे छोटे सेगमेंट्स में कंट्री डिवाइड होता है, तो याद रखिएगा उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, उसके उनके लोगों को संभालना, दैट इज अनदर quagmire, या दैट इज अनदर चैलेंज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो उस चैलेंज को कॉप करने के लिए या संभलने के लिए हमें आज के सिनेरियो को समझना होगा। 1980 से ऑनवर्ड पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज आए हैं। ये याद रखो, अफगान रेफ्यूजीज एक और बर्डन है। मींस ये समझो किसी मुल्क की आबादी ऑलरेडी पहले पहले डेवलपिंग कंट्री है, एक यूं समझ लो कि गरीब घराना है, उस गरीब घराने के अंदर रह रहे हैं 10 लोग, और उनके लिए खाना पूरा नहीं हो रहा, और ऊपर से 5 बंदे और आकर बैठे या 2 बंदे और आकर बैठे, तो ऑटोमेटिकली उस घर के ऊपर तो बर्डन बन जाएगा। तो पाकिस्तान का इन अदर वर्ड्स, अगर आज भी अगर दुनिया में देखो ना, दुनिया के सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज जो रहते हैं इस टाइम, वो रहते हैं इस टाइम तुर्की में। किसके? सीरिया के। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो रेफ्यूजीज हैं वो है पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। और वो किधर रहते हैं? आपकी अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन कब डिस्कस हो रही थी? ये मुझे आई गो थ्रू इट कि जब 2020 के अंदर व्हेन आई वाज इन इस्लामाबाद, यूएनएचसीआर की एक कॉन्फ्रेंस थी, आई वाज देयर इन सेरिना, वहां ये डिटेल में डिस्कशन हुई थी। प्राइम मिनिस्टर वाज देयर, इमरान खान वाज देयर, इनवाइटेड देयर, और बाकी लोग वो आए हुए थे, एंटियोना ग्रोटेस जो थे आपके यूएन के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, ही वाज देयर। और उसमें ये डिटेल्स में थी कि किस तरह आ, ये जो अफगान रेफ्यूजीज हैं पाकिस्तान के अंदर जो रह रहे हैं, उनका क्या रोल है, और किस तरह उनकी अनडॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स हैं, और डॉक्यूमेंटेड कौन से अफगान पीपल हैं जो इधर रह रहे हैं। तो वहां से ये चीज आप लोग समझ लो कि किसी कंट्री के ऊपर किस तरह ये भी बर्डन हो जाता है जब किसी कंट्री के अंदर वॉर स्टार्ट होती है या सिविल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। 1.4 मिलियन रेफ्यूजीज रजिस्टर्ड है, ठीक है। और अभी 2,50,000 का रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज एंटर्ड, ओके, रिसेंट टाइम पे यूएनएचसीआर के में, ओके, इट्स ए गुड वन। वकार। अच्छा, अब यहां से देखो, जब ये सिविल वॉर स्टार्ट होती है, उस सिविल वॉर का कॉन्फ्लिक्ट पड़ता है, और उस कॉन्फ्लिक्ट में कोई कंट्री नहीं चाहता कि उसके साथ वाले कंट्री के अंदर लड़ाई हो रही हो और वो खामोश होकर बैठा है। बिकॉज अगर उधर लड़ाई होगी तो ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट आपकी कंट्री के ऊपर भी पड़ेगा। सिंपल, उसकी सिंपल मिसाल ये लो कि भाई अगर आपकी घर के साथ वाले घर में अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आग लगी हुई होगी, तो क्या आप समझते हो कि आप लोग आराम से सो सकोगे? नेवर। आपको पता है ना कि आपके अगर साथ वाले घर में आग लगी हुई है तो नेक्स्ट आग आपको भी लग सकती है, कॉमन सेंस इज दैट। इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा, जरा एक चीज और इमेजिन करो कि अगर एक कॉलोनी के अंदर 50 घर गरीबों के, छोटी बस्ती है, उसके अंदर अगर 3 घर या 2 घर अमीरों के ना, उन अमीरों के घरों को आप लोग जरा जाकर देखोगे ना, वो आप लोगों को नजर आएंगी बड़ी बड़ी दीवारें, ऊंची दीवारें, प्रोटेक्शन उनकी ज्यादा नजर आएगी। उसकी रीजन वेरी सिंपल है, वो ये कि अगर आपका नेबर गरीब है ना, वो भूख से प्रॉब्लम में शिकार है, और उसका उसका हमसाया रज की खाना खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उस पर इन्वेड करने की या उसको कब्जा करने की या उससे खींचने की कोशिश करेगा। सो देयर फॉर, अगर पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल खुशहाल है और अफगानिस्तान सफर कर रहे हैं ना, तो इट मीन्स दैट पाकिस्तान विल फेस द कॉन्सिक्वेंस। या इन अदर वर्ड्स अगर मैं बात करूं, अगर पाकिस्तान डिस्टर्ब है और इंडिया खुश है या इंडिया खुशहाल है, तो याद रखना इसका इंपैक्ट सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रहेगा, इंडिया के ऊपर भी आएगा। सो इसी वजह से एक कॉन्सेप्ट समझ लो यहां, वो ये कॉन्सेप्ट कि विन विन पॉलिसी। दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही कॉमन है, वो ये कि अगर आपने खुश रहना ना, तो अपने साथ वाले को भी खुश रखो, तब आप जाकर खुश रहोगे।
अगर वो तंग होता रहा तो आप भी कभी खुश नहीं रहोगे। दैट इज वेरी सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, और इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करता है चाइना। चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उसकी एक क्लियर कट स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि भाई बाहर में जाए सब लोग, मैं एक चीज को फोकस करूंगा, मेरी पॉलिसी ये होगी कि भाई विन विन पॉलिसी। अगर मैं तरक्की करता हूं, मैं ज्यादा कमाता हूं, मैं ज्यादा खाता हूं, तो मेरा हक है कि मैं दूसरे को भी साथ अपने साथ प्रोग्रेस मिलाऊं। इसी वजह से इसी पॉलिसी के मुताबिक चाइना इन्वेस्टेड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोर देन मोर देन $4 ट्रिलियन। $4 ट्रिलियन वो इन्वेस्ट करने जा रहा है और कर चुका है। ठीक है, ये आपके सीपैक के अंदर, सॉरी, ऑबोर प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, ये जो BRI जिसको कहते हैं। सो मेक श्योर दैट कि आप लोगों को इस तरह के कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाओ वापस इसी पॉइंट पर। 1992 से या 1994 तक तो ये मसला चलता रहा, सिविल वॉर, आपस में कंट्रीज लड़ते रहे। एक वाक्य हो जाता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्य हो जाता है। अब इस वाक्य को जरा समझो। वाक्य ये होता है, कंधार के अंदर एक टीचर होते हैं, उनका नाम होता है मुला उमर। कंधार वाज द एरिया ऑफ पश्तून बेल्ट। पश्तून की मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही परसेंटेज बताई थी, इसलिए मैं कहता परसेंटेज आप लोग याद रखो। ऑलमोस्ट 38% है पूरी पॉपुलेशन की। कंधार के एक एरिया के अंदर होता है 2 गर्ल्स का रेप। और ये कौन कोट कर रहा है? ये अब्दुल सत्तार ही अपनी बुक में कोट कर रहा है। वो कहते हैं कि 2 गर्ल्स का होता है वहां रेप। अच्छा, अब ये पश्तून जो ट्राइब होता है, ये सिंपली कहते हैं कि जिसने ये किया है हरकत, ये किसी जिस ट्राइब की तरफ से हुई है, सिंपली आप वो बंदे हमें दे दो, वी शैल टेक एक्शन अगेंस्ट देम, एंड देन सिंपली मसला हल हो जाएगा। बट एट दैट टाइम ताजिक डोमिनेटेड ग्रुप, उस रब्बानी हो गया, ये जितने ग्रुप थे, दे वर रिमेन साइलेंट। और उस टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम 1994 में मुला उमर उठते हैं, मदरसा टीचर, एंड he started that campaign against all those powers जो कि रेस्ट ऑफ द अफगानिस्तान में होते। और करते 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 1996 में जाकर ना पूरे के पूरे अफगानिस्तान को पश्तून बेल्ट के लोग कवर कर लेते हैं। और ये वो पश्तून बेल्ट के लोग होते हैं जिनको कहा जाता है तालिबान। 1996 में जाकर ये पूरी के पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर करते हैं ना, तब जाकर पाकिस्तान जैसे कंट्री, UAE जैसे कंट्री, सऊदी अरब जैसे कंट्री, जो कि पहले ही कोशिश में होते हैं कि यहाँ अफगानिस्तान में थोड़ी सुकून आए, मसला हल हो, वो इस बात से चलो खुश हो जाते हैं कि जनाब चलो एक बंदे की गवर्नमेंट तो आई। किसी को हम कहें तो एक बंदे बंदे को बात करेंगे तो पूरे मुल्क में इंप्लीमेंट तो होगी ये बात। ये तो नहीं होगा कि किसी एक को कहना पड़ेगा, दूसरे को कहना पड़ेगा। मुल्क तो टोटो में डिवाइड है, कोई मानता है कोई नहीं मानता, तो वो इफेक्टिव इनइफेक्टिव रह जाती बात। एट दैट टाइम 1997 में दुनिया में UAE, पाकिस्तान और सऊदी अरब, ये तीनों कंट्रीज तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लेते। और जब ये तीनों अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंसीडर किया जाता है ना कि इस कंट्री की, इस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया। अब इस बात को रीसेंट टाइम्स की तालिबान की गवर्नमेंट से लिंक करो। मुझे अब बताओ कि अब जो गवर्नमेंट है 2022 के अंदर, तालिबान की गवर्नमेंट को, उसको किस किस कंट्री ने एक्सेप्ट किया है? बताओ भाई। पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया, ओके। कैन यू प्लीज शेयर मी द लिंक ऑफ दैट साइट? इंडिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया, चाइना ने, कोई अल्लाह के बंदो, जर्मनी ने भी एक्सेप्ट कर लिया। ये बताओ एक्सेप्टेंस किसको कह रहे हो आप लोग? एक्सेप्टेंस से मुराद क्या है? नन, एग्जैक्टली। कोई अल्लाह के बंदो, इंटरनेशनल ऑल ओवर द पाकिस्तान के वर्ल्ड कम्युनिटी, अरब कंट्रीज, नहीं, किसी ने भी नहीं एक्सेप्ट किया, रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया तालिबान की रीसेंट गवर्नमेंट को इंटरनेशनली। इवन दो पाकिस्तान ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। हमने भी ये बात अभी तक एज इट इज हम उसी कंडीशन में हैं जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कह रही है।
अब हम जरा आगे जाते हैं ना कि क्या उन्होंने किया और क्यों हम अभी तक एक्सेप्ट नहीं करे। यस, हमने अभी तक किसी कंट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये याद रखो, इंटरनेशनल कम्युनिटी की ऑल कंट्रीज आर देयर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म रिलेटेड टू द अफगानिस्तान, अफगान केस। ये मेक श्योर अपने माइंड में क्लियर करो। अच्छा, अब ये जरा ना इन बातों को आपने लिंक करना है 1997 में क्या हुआ जब हमने एक्सेप्ट किया। अब एक्सेप्टेंस के बाद क्या हुआ, तालिबान ने क्या किया। तालिबान ने ये किया कि जब ये गवर्नमेंट पावर में आई इनकी 1997 से ऑनवर्ड, इन्होंने अल्ट्रा कंजर्वेटिव अप्रोचेज अडॉप्ट की। अल्ट्रा कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव अप्रोचेज में जरा समझ लो। कंजर्वेटिव अप्रोच ये होती है कि जो सिंपली एक लिमिटाइज होती है, चलो जी, फॉर एग्जांपल अगर वुमेन से रिलेटेड है, चलो जी आप सिंपली बुर्का पहन लो, दैट इज कंजर्वेटिव अप्रोच। अल्ट्रा कंजर्वेटिव ये होती है कि जनाब आपने घर से ही बाहर नहीं निकलना, आपका जीना मरना घर में, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा कंजर्वेटिव अप्रोच। आपने पढ़ना है तो घर बैठ के पढ़ो, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड या अल्ट्रा कंजर्वेटिव अप्रोचेस। अच्छा, अब उस टाइम हुआ ये कि तालिबान ने अल्ट्रा कंजर्वेटिव अप्रोचेस अडॉप्ट की और उन अल्ट्रा कंजर्वेटिव अप्रोचेस को इन्होंने इंप्लीमेंट किया एट दैट टाइम इन देयर ओन एरियाज विद। अच्छा, एक और चीज याद रखो, यहाँ एक और चीज कॉन्सेप्ट आता है कि इन्होंने, एक चीज होती है इंप्लीमेंट करना रिस्पेक्टफुली, मीन्स आप लॉ बना दे, जब इन्होंने फोर्सफुली इंप्लीमेंट किया। जब फोर्सफुली इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पूरे के पूरे मुल्क के अंदर रिवेंज, या पूरे के पूरे मुल्क के अंदर वो एथनिक ग्रुप्स जो कि तालिबान या पश्तून बेल्ट के अगेंस्ट थे, उनको उनके अंदर हेट्रेड स्टार्ट हुआ। और उस हेट्रेड का ये नतीजा हुआ कि मुल्क के अंदर ही वो ग्रुप्स मुल्क से बाहर भागना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हजारा कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल अदर कम्युनिटीज, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एट दैट टाइम। जब ये मुल्क से बाहर निकलना स्टार्ट हुए, इसमें एक फैक्टर याद रखो, वो फैक्टर ये कि उस टाइम की तालिबान जो थे या तालिबान गवर्नमेंट जो थी, दीज आर मेजॉरिटी सुन्नी, सुन्नी इस्लामिक तालिबान, उनकी अप्रोचेस अगेंस्ट रही थी हजारा कम्युनिटी। और वो हजारा कम्युनिटी कौन सी, शिया डोमिनेटेड, शिया शिया कम्युनिटी। ईरान जो था ना, वो हमेशा तालिबान की अगेंस्ट रहा था। ईरान कहता था ये वो लोग हैं जो कि मेरे लोगों को भी मारते हैं और मुल्क के अंदर फसादात फैलाने वाले भी यही लोग हैं। और यही बात यहीं से याद रखो कि 1997 में जब पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई ने एक्सेप्ट किया ना, उसी टाइम ईरान ने एक्सेप्ट भी नहीं किया था और ईरान पाकिस्तान से भी नाराज हो गया था कि भाई आप लोगों ने एक टेररिस्ट ग्रुप के बंदों को क्यों एक्सेप्ट कर लिया। दैट वाज अनदर क्वेश्चन कि आप लोगों ने ये क्यों एक्सेप्ट किया, उनकी गवर्नमेंट को क्यों एक्सेप्ट किया, दीज आर द टेररिस्ट इन अदर वर्ड। फिर एक और इसका, इसी का रिजल्ट देखो। 19 हम न्यूक्लियर पावर कब बनते हैं, मुझे ये बताओ, हम न्यूक्लियर पावर कब बनते हैं पाकिस्तान। 28 मई 1998। 28 मई 1998 में हमने तजर्बे कहाँ किए थे, वो कौन सी जगह थी तजर्बे करने वाली, चागी। और ये चागी किधर है, अगेन सवाल है, बलोचिस्तान, वेरी गुड। चागी की तरफ बलोचिस्तान। अब जरा आओ मैप पर। एक मिनट, ये देखो, चागी का एरिया कंसीडर होता है ऑलमोस्ट आपके, आपकी ना, ये ईरान है, ये सारा ईरान है, ये यहां से जरा एनालाइज करो, ये सारा इस साइड पर, ये इस साइड पर ईरान है, ये आई मैंने आप लोगों के सामने, और ये पाकिस्तान है। अच्छा, इसका ये जो एरिया है, ये सारे जो तुर्बत, ये जो जितना एरिया, ये आपका आपका बलूचिस्तान का एरिया है। अच्छा, इस एरिया की चाकी, इसी एरिया में ये देखो, ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने, ये वाली बेल्ट देखो, चाकी। अच्छा, अब ईरान का कॉन्सेप्ट ये था, ईरान ये कहता था कि भाई साहब, अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम थी आपको तजर्बे करने की, क्योंकि आप लोग अगर जरा हिस्ट्री पढ़ो ना, आप लोगों को नजर आएगा कि दुनिया के अंदर ईरान, पर्शियन एम्पायर, जो पर्शियन एम्पायर थी वो दुनिया की
टॉप मोस्ट पावर्स एम्पायर में से एक थी, और उसका रिजल्ट ये था कि उसकी दुनिया की पांचवी बड़ी सुपर पावर तक रही थी। जब पाकिस्तान बना था, उसके पाकिस्तान बनने के बाद जो किंग था उनका, उस टाइम तक की सेकंड सॉरी फिफ्थ लार्जेस्ट मिलिट्री भी रही थी। पाकिस्तान उनके सामने बिल्कुल नया नया बच्चा था, 1947 में बना, और ये हो। और बनने के बाद इसने जनाब साहब आकर चावी के मकाम पर इन्होंने आकर तजर्बे किए। अब 1997 में पहले ईरान हमारे से खफा था। इसी के साथ साथ 1998 में हमने आके तजर्बे पूरे पाकिस्तान को, वो कहते थे पूरे पाकिस्तान को तुमने छोड़ के ना, ये जो यहाँ आके तजर्बा किया ना, इसका मकसद एक ही है। इसका मकसद यह है कि हमें तुम डरा रहे हो। और उसके बाद से ऑनवर्ड देखो, पाकिस्तान ईरान के रिलेशन उस टाइम मजीद खराब हो गए, जबकि हमारा पर्पस तो इंडिया था, हमारा पर्पस था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल ईरान तो हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन ईरान ने कॉन्सेप्ट उठाया कि भाई आप लोगों ने जो आकर यहाँ आकर धमाके किए ना, इसका बेसिक पर्पस ये है, मुझे आकर आप थ्रेट कर रहे हो कि भाई मेरे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और व्हाट्सएवर इट इज। सो दैट वाज अनदर टाइम जब ये कॉन्सिक्वेंसेस मजीद बढ़ना स्टार्ट हुए। अच्छा, उन कॉन्सिक्वेंसेस के बढ़ने के साथ साथ एक और काम स्टार्ट हो गया। 1998 में मजीद एक और काम स्टार्ट हुआ। वो काम ये स्टार्ट हुआ कि दुनिया के अंदर तीन चार अटैक हुए थे, जो कि तालिबान डोमिनेटेड अटैक थे, या तालिबान ने ही करवाए थे। उन अटैक्स में से एक अटैक हुआ कीनिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसी पर, और दूसरा अटैक हुआ 1998 में ही, 1998 या 99 में हुआ था, तंजानिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसी पर। अब अमेरिका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये रिपोर्ट लेकर गया कि भाई अमेरिका तालिबान जो हैं वो हमारे खिलाफ इस तरह की एक्शन ले रहे हैं, सो इनको कंट्रोल किया जाए। ये एक दो रेजोल्यूशन ऑलरेडी पास वहां से हो चुकी थी। और हुआ ये कि 1998-99 के बाद जब ये एक्शन हुए, तो दुनिया के अंदर एक चीज अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी थी कि ये अटैक कहां से हो रहे हैं, अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान के कौन लोग करवा रहे हैं, तालिबान करवा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद से ऑनवर्ड मजीद कॉन्फ्लिक्ट कब स्टार्ट हुआ, जब वाकया होता है आपका 9/11 का। आप जरा इस 9/11 के वाकये को समझो, इंपॉर्टेंट। रीजन ऑफ अटैक वॉज वेरी सिंपल। वो कहते थे कि भाई आप लोगों ने हमें एज इट इज छोड़ के गए मुश्किल में, जब हमारी मुश्किलात थी, और हमारे मुल्क के अंदर कॉन्फ्लिक्ट फैलाने वाले आप लोग हैं, इन अदर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू तालिबान। और फिर इसके बाद जो मजीद कॉन्फ्लिक्ट से इंटरनेशनल लॉबीज इन्वॉल्व थी एट दैट टाइम, और बिन लादेन कंपनी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बिन लादेन कंपनी वाज जिसका डायरेक्टली लिंक था अमेरिका से, अमेरिकन सपोर्टेड कंपनी थी, उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, जहां से ये उसामा बिन लादेन आते हैं बेसिकली। बिन लादेन कंपनी का ताल्लुक होता है, वो अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी थी, और बड़ा बड़ा बड़ी डिटेल में उनके अपने कॉन्फ्लिक्ट से बेसिकली वहां से ये गेम स्टार्ट होती है। फिर वाकया हो जाता है 9/11 का वाकया। जब 9/11 का वाकया होता है ना, याद रखना, हिस्ट्री के अंदर वेरी फर्स्ट टाइम, दुनिया की अगर हिस्ट्री उठाओगे ना, उसके अंदर वेरी फर्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 7 का इस्तेमाल होता है। यूएन के चैप्टर नंबर 7 को जरा थोड़ा सा आप गो थ्रू करोगे ना, वो कहते हैं अगर दुनिया का पीस डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो उस पीस को बिल्टअप करने के लिए अगर आपको यूज ऑफ फोर्स भी करनी पड़ती है ना, डंडे का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, तो करो। और उस यूएन की इस चार्टर के मुताबिक, यूज ऑफ फोर्स की इस फॉर्मूले के मुताबिक, चैप्टर नंबर 7 के मुताबिक, अमेरिका, नेटो की कंट्रीज, जितने भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं, इवन दो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल कंट्रीज पर एग्री कि आप अटैक करें अफगानिस्तान। अब जब दुनिया के सब कंट्रीज इस बात पर एग्री हो गए ना कि अटैक किया जाए अफगानिस्तान, तो जरा मुझे आप खुद बताओ कि पाकिस्तान का क्या उस टाइम स्टांस होना चाहिए। व्हाट शुड पाकिस्तान डू एट दैट सिनेरियो? आइदर, हमारे पास दो ऑप्शन थे, आइदर वी शुड अटैच विद अफगानिस्तान, और वी शुड अटैच विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और तीसरा ऑप्शन भी ये बन सकता था, जो कि मेरे लिहाज से दी बेस्ट वन था, वो ये था कि भाई आप न्यूट्रल रह, नाइदर दिस वन नॉट दैट साइड,
अगर हम उस साइड पे भी ना जाते और ना ही इस साइड पे जाते तो द बेस्ट वन इज दैट टू रिमेन न्यूट्रल अकॉर्डिंग टू मुशर्रफ। ये अब सच बात है, ये वो है। अकॉर्डिंग टू मुशर्रफ न्यूट्रलिटी वाज पॉसिबल, बट अमेरिकन जो ऑर्डर आए थे उसके मुताबिक थ्रेट किया गया था डायरेक्टली। बिल्कुल ऐसी है। वाज राइट बट वी डिड नॉट मैनेज इट। ओवर ऑप्शन वाज राइट। ठीक है। अच्छा, अब वो मुशर्रफ के मुताबिक ये था कि मुशर्रफ वाज सिटिंग एट द टाइम ऑफ 2001, जब ये कराची में कोर कमांड कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और पता चला गया कि जनाब वहां से फायर हुआ है, और आपकी समंदर, कराची के समंदर से एक फायर हुआ है और डायरेक्ट वो जाकर अफगानिस्तान में गिरा है। अब आप ये सोचो, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आप किसी कंट्री की बाउंड्री से फायर भी नहीं कर सकते। ठीक है, इट मीन्स हमारी इजाजत के बगैर ही अमेरिका ने आकर समंदर के अंदर खड़े होकर फायर कर दिए, और हमारा सिटिंग प्रेसिडेंट वॉज सिटिंग इन कराची। इट मीन्स उसकी बुकत वहीं से क्लेरिफाई करती, और उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो सेक्रेटरी था उसकी कॉल आई मुशर्रफ साहब को। उसने कहा यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, सिंपल, हमारे साथ हो या अफगानिस्तान के साथ हो, ये डिफाइन करो, और उसके बाद हम इसको मूव करते हैं। सो एट दैट टाइम पाकिस्तान डिसाइडेड कि अगर हम अफगानिस्तान के साथ अटैच होते हैं तो वी विल बिकम एनदर बैरन लैंड। बैरन लैंड से मुराद ये है कि हम भी वही तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि दुनिया के साथ अटैच होना चाहिए, हो जाना चाहिए, और अफगानिस्तान को फिर कॉम्प्रोमाइज पे लगा देना चाहिए जैसे कि पहले लगाया गया था। तो अगेन हुआ यही कि 2001 से ऑनवर्ड हम अमेरिकन अलाई बन गए। अमेरिकन अलाई बनने के बाद अफगानिस्तान के ऊपर अटैक हुआ, और उस अटैक में पाकिस्तान ने ना सिर्फ हमने उसको रास्ता प्रोवाइड किया, बल्कि उसके साथ साथ एक और भी काम स्टार्ट कर दिया। वो काम ये स्टार्ट किया कि पाकिस्तान आर्मी ने अपने बॉर्डर्स से एक्शन लेना स्टार्ट किए। जरबे अजम हो गया, ये जितने भी जरब थे, जो फॉर एग्जांपल ऑपरेशन किए, वो यहाँ से कंडक्ट होना स्टार्ट हुए। दूसरी साइड से नेटो और अमेरिकन जो फोर्सेस हैं उन्होंने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिए। अब इन दोनों की कोलैबोरेशन से अफगानिस्तान के अंदर अगेंस्ट तालिबान वॉर स्टार्ट हो गई, और करते कराते 2003 में, हार्डली 2003 तक या 2002 तक, इन्होंने पूरे के पूरे मुल्क को कैप्चर कर लिया। अब कैप्चर कर लिया तो इन्होंने अपनी गवर्नमेंट सेट कर। अब यही दोबारा वही वाला कॉन्सेप्ट याद रखो जो हमने रिपीट किया था स्टार्टिंग में, कि अफगानिस्तान के लोग क्या करते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, पावर आ रही हो, आ जाओ, आ जाओ, वो सुपर पावर है, आ जाए, बैठने देंगे, आराम से बैठ गए, आप जरा निकल के दिखाओ। ठीक है ना, ये वही कॉन्सेप्ट था। और यही हुआ कि ये आप लोग आकर सेटल्ड हो गए। इन्होंने कहा जी जनाब वेरी गुड, हमने तालिबान की गवर्नमेंट खत्म हो गई है, कैप्चर कर लिया है, और कैप्चर करने के बाद अब हमारा सिस्टम बैलेंस्ड है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक ही हम आज के लिए यहाँ तक ही रोकते हैं। काफी लंबी क्लास हो गई है। ठीक है, इससे ऑनवर्ड हम अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे, और वो जाकर करंट अफेयर 2022 तक जाकर हम कंप्लीट इस टॉपिक को करेंगे, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है जो कि आपके हर दफा आएगा, और आएगा, अभी भी रिसेंटली आएगा। सो मेक श्योर दैट उसको डिटेल में कर लो तो ही अच्छा है। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, अब जो भी जिसके माइंड में जो जो क्वेश्चन है जल्दी जल्दी पूछते जाओ, और इसको हम क्लोज करते हैं। डन सर, बट दीज ऑप्शंस वर अगेंस्ट देम इन पाकिस्तान टेरिटरी, उसके अफगानिस्तान से क्या समझ नहीं आई सभी अनम्यूट करके पूछ लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जिसके माइंड में जो सवाल आता है जल्दी जल्दी पूछ लो भाई। हैंड रेज करें, फिर मैं आप लोगों को अनम्यूट कर आस्क टू अनम्यूट। आस्क टू अनम्यूट कर दिया, आप अनम्यूट कर सकते हैं सभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही सर मैं ये पूछ रही थी कि ये जो ऑपरेशंस थे ज़रबे आज़ वगैरह, है। ये तो पाकिस्तान के अंदर थे ना, जी जी। तो इसका अफगानिस्तान से क्या क्या लिंक है, ताल्लुक था? क्या अफगानिस्तान ताल्लुक को ये क्यों? याद रखिएगा, जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है दैट इज कॉल्ड पोरस बॉर्डर। पोरस बॉर्डर से मुराद है हमारी कोई प्रॉपरली दीवार तो नहीं बनी हुई ना। अफगान ट्राइब के लोग यहाँ भी आ जाते हैं और यहाँ के लोग वहां भी शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज ओपन बॉर्डर, सिंपल अल्फाज जो पहले था।
अब प्रॉब्लम ये हुआ कि वहां से जब अमेरिका ने आकर अफगानिस्तान पर अटैक किया तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंफॉर्मेशन कि वहां के तालिबान मूव कर गए हैं आपके मुल्क के एरियाज, और जिन एरियाज में वो आकर बैठे हैं दैट इज आल्सो कंसिडर एज अ फाटा बेल्ट, बलूचिस्तान का कुछ एरिया और केपीके का कुछ एरिया। अब जिन एरियाज में ये लोग आकर बैठे थे तो इनको ऑर्डर दिया गया कि आप यहाँ से ऑपरेशन करके इन लोगों को यहाँ से मूव करवाएं, भगाएं, और हम वहां से अटैक करेंगे तो इन बिटवीन ये लोग पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, जो भी है। ये कॉन्सेप्ट था जिसके मुताबिक ये ऑपरेशन कंडक्ट किए गए। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई सभी? चलो, और किसी के माइंड में कोई सवाल है? अपडेट मी। ये 2 लेक्चर्स तो ठीक है सर, ओके, चलो डन। one crisis which are those were Afghan crisis exactly महविश बिल्कुल ऐसे है। चलें, आज का लेक्चर हम यहाँ एंड करते हैं। लेट मी नो कि should I introduce another lecture as well for the completion of that one, और हम उसको पेड लेक्चर में रख लें तो भी सही है। चलिए मैं देख लेता हूँ, मैं अपडेट कर देता हूँ आप लोगों का। जिन जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करवाना है ऑल दो स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर इट। वो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर सिंपल होगा, यू हैव टू पे द फी एंड देन आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन नाम और क्वालिफिकेशन लिखकर आप लोगों ने विद सिटी नेम मैसेज करना होगा एंड देन आई विल ऐड यू द अनदर ग्रुप, और उसमें आप लोग ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, और फिर हम प्रॉपरली आफ्टर 2 डेज की गैप के बाद हम प्रॉपरली क्लासेस कंडक्ट करेंगे। क्लास टाइमिंग विल बी 9 PM, दैट इज द मोस्ट सूटेबल टाइम फॉर ऑल ऑफ यू। क्या कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं? वो फाइनल ग्रुप में डिस्कस कर लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा रादर देन इधर करने के। यस इंडीड, 9 PM, 9:30 नहीं, मतलब 9 PM इज द बेस्ट वन। स्टार्ट होने में हम 9:05-7 पर स्टार्ट कर लेंगे, बट 9 PM इज द बेस्ट वन आई थिंक। ठीक है, बाकी देख लो जो आप लोग तो समझते हो। मेरे पास स्लॉट है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। इस ड्यूरेशन में आप जहां आप लोग इजी समझते हैं आप लोग वहां कर रहे हैं। ओके, यू आर टेकिंग ओवर अदर क्लासेस। ठीक है, अदर क्लासेस भी चल रही हैं। चलो डिसाइड कर लो जैसे आप लोगों को सूटेबल लगता है, जो टाइम मुझे अपडेट कर देंगे और उसके बाद हम उसको उस तरह लेकर चल पड़ेंगे। ओके, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।